ठीक है, स्क्रीन विजिबल है हमारे। हेलो। यस सर। हाँ, एक काम पहले करिएगा ना, थोड़ी सी कलम से कोई मिस्टेक हुई थी, उसको पहले सही कर लीजिएगा। मिस्टेक हमसे ये हुई थी कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन जब आते हैं ना यहाँ पर ये लिखना मैंडेटरी होता है। ये लिखा हुआ कनेक्शन स्ट्रिंग। मैंने मतलब ये है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसके अंदर एक सेक्शन होता है आपका डिफॉल्ट कनेक्शन करेगा, मतलब ये नाम, ये हमारा मैंडेटरी लिखा हुआ है, ये वाला नाम जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ ना, ये एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए, कुछ डिफरेंट नाम मत यहाँ दीजिएगा। ये ऊपर वाला, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है ये आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप, मान लीजिए आपने ABCD कुछ कर दिया, मान लीजिए आपने कुछ भी कर दो आप, हमने कर दिया ऐड की कर दिया फिर, ठीक है, क्यों कर दिया, ठीक। यहाँ पर क्या है ना, कि मैं दिखाता हूँ क्यों ऐसा करना है। कि जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम है उसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग, लेकिन उसके जो जो सेक्शन है या कह सकते हैं उसका जो सब ऑब्जेक्ट है वो आपका ऐड की कर दिया हमने। तो हम करते क्या है, दिखाते हैं अभी आपको। और एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा इसके बाद, देखिए, कभी भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे होंगे ना, एक लास्ट में कीवर्ड लिखा रहेगा ये वाला, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू, इसको जरूर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि दो तीन तरीके होते हैं, एक कहीं कहीं लिखा होता है कि जहाँ नहीं डेटाबेस, जहाँ पर डेटा सोर्स लिखा होता है ना, यहाँ पर लिखा होता है सर्वर लिखा होता है डायरेक्ट, हाँ सर्वर लिखा रहेगा। और जहाँ पर इनिशियल कैटलॉग लिखा है यहाँ पर कहीं डेटाबेस लिखा रहेगा। बट वो भी सही है, बट आप एक काम करिए, बस आप एक ही कोई पैटर्न यूज करिएगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ डेटा सोर्स यहाँ पर, तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट है, अगर मैं आपको वहां दिखाऊंगा, देखिए, कभी भी हम कोई रेफरेंस लेते हैं अगर ना, तो जो मेन साइट होती है बस वहीं से डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जो नहीं होती, लेकिन ये दिखाते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारी मेन साइट होती है उनकी, दिखा देते हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET, क्योंकि इन्हीं का है ये, इन्हीं का है प्रोडक्ट। और दिखा देते हैं आपको, कलेक्शन ट्रेनिंग, कभी भी कुछ अगर पढ़ना होगा, अगर कुछ भी अगर सीखना होगा तो ऐसा यहीं से पढ़िएगा, किसी बाहरी साइट से मत पढ़िएगा, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, करेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है इस डॉक्टर कोर का, इसकी सिंपली क्लिक कर दीजिए आप, देखिए यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा हुआ है सर्वर नेम लिखा हुआ है, देख रहे हैं। बट ये चीज जो नहीं कि ऊपर वाली की वाली भाषा जी, ऊपर से बहुत सिंपल था, करेक्शन स्ट्रिंग वाली, इनको हमेशा सेम रखिएगा हमेशा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ जो उनका मेन मेथड है, जिसका नाम करेक्शन स्ट्रिंग, मेरा खुद का मेथड है, ठीक है। उसका जो मेथड, उसका नाम करेक्शन स्ट्रिंग है, जब उसके बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हम F12 करके एंट्री करते हैं उसके अंदर, तो वहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंग कीवर्ड टाइप लिखा हुआ दिखागा, मैं दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ देखिएगा, इसलिए लिखा था यहाँ पर, यहाँ लिखे लिखा है सर्वर नेम लिखा हुआ है, सर्वर आपको अब सिंपल सर्वर लिख सकते हो। फिर लिखे लिखे लिखा हुआ डेटाबेस लिखा हुआ है ऐसे करके डायरेक्ट, है ना। फिर लास्ट में देख रहे हो आप, यहाँ पर लिखा क्या लिखा है, ट्रस्टेड करेक्शन लिखा हुआ है ट्रू करके, ये लाइन, ये तीन लाइन ये मैंडेटरी हो जाती है यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी हम यहाँ से कर करेक्शन बनाएंगे अगर, ये लाइन हमारी, ये ऊपर वाली ये मैंडेटरी है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, इनको आप छोड़ सकते हो, मतलब कुछ भी छोड़ना है नहीं, मतलब कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जरूरी नहीं कि यहाँ जो लिखा गया वही लिखो आप, क्योंकि हम करते क्या है ना, एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, लिखा ना कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, तो होता क्या है कि एक इंटरफेस होता है, उसको बोलते हैं आई कन्फिग्रेशन, है ना। एक इंटरफेस होता है आई कन्फिग्रेशन, मतलब इसका खुद का इंटरफेस है वो, उसका एक मेथड होता है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना, मतलब उसके थ्रू एक मेथड कॉल करते हैं हम, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना। तो उसके अंदर जो हमारा ब्लॉग होता है, सिंपली मान लीजिए जो हमारा सेक्शन होता है, तो ये लिखा हुआ है इसे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा था आपका ये वाला, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसको आप F12 करके चेक करेंगे तो ये वाला नहीं, ये वाला जो मैटर यहाँ पर है, ये आपको वहाँ दिखाई देगा, एज ए पैरामीटर दिखाई देगा आपको, यहाँ पर ये मैंडेटरी होगा लिखना इन भाई साहब को, देखा है यहाँ पर, जिसमें लास्ट में अपने को इनको पास कर दिया आपने तरीके से, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं पूरा, वन बाय वन पूरा दिखाते हैं। कल एक चीज जो दिक्कत कर रही थी, अब देखिएगा यहाँ पर,
अब लिखिएगा, बट हमने क्या लिखा हुआ पर, लिखा है डेटा सोर्स, लिखा है डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग, हमने लिखा है इंटीरियर सिक्योरिटी, हमने लिखा है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट। इसका लिखने का मतलब ये होता है, सपोज करिए कि अ, एक होता है बैच, ठीक है, मतलब कितने एक्टिव बैच हैं किसी एक कंस्ट्रक्टर के, उनको हमने ट्रू कर रखा है। सिंपल आप एक एक कर सकते हो कि सपोज करिए कि कोई टेबल है, ठीक है, मतलब कोई टेबल आपके पास है अगर, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप चाहते हो कि कैसे हो जाए, मतलब कि रिकॉर्ड वहां से रिट्रीव हो जाए, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ रिट्रीव हो जाए, तो उसके लिए आप कर सकते हो कि मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पर प्रूव है। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका और भी इसका होता है कि मान लीजिए कि अ, आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा करते हैं ना हम कि मल्टीपल डेटाबेस का हम सिंपल सिंपल मान लीजिए कि हमारे पास सर्वर एक ही हमारा है, मेरे पास एक ही सर्वर है, बट उसी सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, है ना, तो फिर क्या करते हैं कि मल्टीपल डेटाबेसेस हम मल्टीपल चीजों को कंबाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, अगर मैं आप जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास डेटाबेस लिखा हुआ है यहाँ पर ना, डेटाबेस, क्योंकि मेरा कनेक्शन, जो मेरे कनेक्शन मेरा है अभी डेटाबेस का, इस वाले का मान लीजिए है, इसका जो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, बिलिंग सॉफ्टवेयर का कनेक्शन स्ट्रीम मेरे पास है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, और मल्टीपल डेटाबेस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई टेबल इसके अंदर, बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कोई जो है फंक्शन मैनेजमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, कोई आपको एसएम कोड इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। करते यही हमारे हैं कि मल्टीपल चीजों को, कि टेबल्स का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उठा करके, हम ये कोई कंबाइन क्वेरी लिखते हैं इससे, ठीक है। तो वैसे में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब कभी ऐसा करना होता है, हम यहाँ पर एक काम कर देते हैं, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिंग में मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं। ये तो तरीका होता है करने का, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट को प्रूव कर देते हैं। ये तो हमारा होता है ये कि इस किसी भी आप सर्वर पे काम कर रहे हो, तो सर्वर आप उस सर्वर पर ट्रस्ट कर रहे हो, पर भी सिक्योरिटी रीजन से होता है हमारा, लिखो लिखा होता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट प्रूव कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा, इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐड की लिखा था, तो इस ऐड की को कहाँ करेंगे, आप सिंपली अपने प्रोग्राम लोड के अंदर आएंगे, है ना, अपने प्रोग्राम लोड के अंदर आएंगे आप, और वहां पर आप चेक करें कि जब जब हमने एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है, हमने जहाँ पर यूज किया था, यूज करने में हमने इनका रेफरेंस वहाँ दिया हुआ है, कैसे, ठीक है, इधर गए आप इसके अंदर, ठीक है, ये देखिए ये मिला आपको कंस्ट्रक्शन वाला, जहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसको हटा करके आप डाल दीजिए, जो भी आपने यूज किया ये डाल दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब मैं चीज दिखाता हूँ हुआ क्या उसके अंदर, कितना, अगर मैं से कंस्ट्रक्टिंग को मैं करता हूँ 12, देखिएगा पूरा मेथड दिखाई देगा आपको, देखिए, दिख रहे हैं आप, जैसे मैंने कंस्ट्रक्टिंग को 12 किया, इसके अंदर एक मेथड है, उसका नाम क्या है, गेट सेक्शन। उस गेट सेक्शन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, उस गेट सेक्शन के अंदर जो है एक कनेक्शन स्ट्रिंग्स का डिफॉल्ट पैरामीटर पास किया गया है, एक कांस्टेंट टाइप का, दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ये वाला पैटर्न, इसीलिए क्या करते हैं कि इसको उठाकर सेम टाइप से जो सेक्शन है ना, ये बता रहा कि एक गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो नेम लिखेंगे आप, जो भी आप नेम पास कर रहे हैं, नेम क्या आपका आईडी की वाला नेम हो गया, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो उसका सेक्शन पार्ट पड़ रहा है, कह सकते हैं कि जो गेट सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो आपका सब सेक्शन है, या जो सब ऑब्जेक्ट है ना, वो कौन सा होगा, ऐड की वाला होगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से, मतलब ये चीज मैंडेटरी हो जाती है ये लिखना। इसलिए आप बस इनको दोनों कॉपी कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा कॉपी करके यहाँ पाइएगा सिंपल अपने एथलीन डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। समझे आप, तो करना तो ये होगा कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को सिंपली आपने किया कॉपी यहाँ पर, कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, प्रोग्राम डॉट के अंदर गए और चेक किया आपने कि ये चीज, तो सिंपली कह दिया कि आपने एथलीन के अंदर गए यहाँ पर, और यहाँ पे हमने अपनी पेस्ट कर दिया इसको इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया।
ये पूरा मुद्दा था आपका। ये जो आपका हो गया, अब एक कंस्ट्रक्शन हमारी बन चुकी है यहाँ पर। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए कैसे होता है। ये दो काम अपने कर दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप, एक सिंपल सी क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास कौन सी आपकी है, आपकी क्लास है, ये वाली क्लास है, माई डीबी कॉन्टेस्ट वाली क्लास है, ठीक है। देखा आपने, तो आपने क्या किया है, माई डीबी कॉन्टेस्ट या कुछ भी नाम से, जरूरी नहीं कि आप माई डीबी कॉन्टेस्ट लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, या माई एप्लीकेशन लिख सकते हो, या माई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन जो कि एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेस्ट या माई डीबी कॉन्टेस्ट वाली क्लास है, ये वाली क्लास डीबी कॉन्टेस्ट वाली क्लास को इनहेरिट करेगी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। जो इस वाली क्लास को करेगी, इनहेरिट करेगी। जब भी इस वाली क्लास को इनहेरिट करेगी, तब क्या करेंगे आप, इसकी जितनी फैसिलिटी होगी डीबी कॉन्टेस्ट वाली की, वो सारी की सारी इनिशियलाइज हो जाएंगी माई डीबी क्लास, माई डीबी कॉन्टेस्ट के कंस्ट्रक्टर में करना पड़ेगा दोनों, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जब डीबी कॉन्टेस्ट वाली क्लास को आपने किया एक्सेस बाय यूजिंग माई डीबी कॉन्टेस्ट, ये कर दिया आपने, इनकी डीबी कॉन्टेस्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट थे या कह सकते हैं कि इनके जितनी प्रॉपर्टी थी, मेथड थे, इंडेक्सर थे, ठीक है, वो सारे सारे एक्सेसिबल हैं किसके किसके पास, माई डीबी कॉन्टेस्ट के पास। ये काम कर दिया आपने। फिर क्या किया आपने, ये इनका बनाया कंस्ट्रक्टर बनाया आपने, और ये कंस्ट्रक्टर में आपने क्या किया है कि इनको इनिशियलाइज किया पहली बार। तो यहाँ पर एक और भी क्लास होती है माई डीबी कॉन्टेस्ट ऑप्शंस करके, है ना। आपने इनको भी इनकी तरह इनिशियलाइज कर दिया इनको। और क्योंकि ये जो बेस लिखा हुआ है, ये बेस को उसको डिनोट करता है। ये बेस जो होता है आपका डीबी कॉन्टेस्ट के कंस्ट्रक्टर को डिनोट कर रहा होता है, इनके इनके कंस्ट्रक्टर को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से। एक काम आपने पहले कर रखा था, सीखा भी था पहले आपने। अब क्या किया आपने, आपके पास जो टेबल थी, अभी देखिए, अभी हमने क्या कुछ किया नहीं है, अभी हमने केवल एक मैनुअली जो टेबल बनाई थी, पहले वाली टेबल, इनके अंदर दिखा दिया आपको। देखिए, एक आप न्यू क्वेरी ओपन कर लीजिए, एक कंट्रोल एन कर लीजिए, एक न्यू क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं आप, कि आप डेटाबेस को यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेस होते हैं किसी सॉफ्टवेयर के लिए, अगर सर्वर पर, आपको पर डेटाबेस को यूज करना होता है। एक कर लिया आपने यूज, एक यूज कर लिया आपने। जैसे आपने डेटाबेस को यूज कर लिया, यूज करने के बाद आपके पास जो कितने टेबल्स होंगे, ठीक है, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि सिंपल कर सकते हो कि डेटाबेस को यूज करने के बाद उनके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उन सबको आप यूज कर सकते हो बाय यूज कीवर्ड, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास है, हमने एक मैनुअली, हमने क्या किया था, एक मैनुअली टेबल क्रिएट किया था, उसका नाम रखा था एम्प्लॉय करके। ओनली हमने केवल कनेक्शन स्ट्रिंग चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रखी थी के अंदर। देखिए, अब हम बाइडिंग कॉन्टेस्ट में क्या लिखा, अगर इनको चेक करना हो कि इसमें कितनी वैल्यू है, या इनके पास कितना रिकॉर्ड है, क्या लिखते हैं आप, सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब कि ऑल फ्रॉम, ये कर दिया आपने, ठीक है। जो डीबी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट आता है आपका, ये कर दिया आपने। देखिए, यहाँ पर 4 रिकॉर्ड हमारे सामने है, ठीक है, हमारे पास 4 रिकॉर्ड है। अब क्या होगा कि जो 4 रिकॉर्ड है हमारे सामने, ये चारों रिकॉर्ड हमें दिखने चाहिए वहां पर, है ना। अगर हमारी कंसिस्टेंट सही बनी होगी, जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करें मत बिल्ड करेंगे अगर, ठीक है, कल ये बिल्ड करें मत कंपाइल करेंगे, तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा, समझे आप, जब भी रन करोगे आप, तो रन करने के बाद आपको ये चीज आपको दिखनी चाहिए हमें, अगर हमारी कंसिस्टेंट सही होगी तो। अब देखिए, तो हम लोग अब पहले क्या किए थे, हमने बिलिंग कंट्रोलर क्रिएट किया था। बिलिंग कंट्रोल के अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया था गेट स्क्रीन नाम से, है ना। और हमने डिफॉल्ट कनेक्शन जो हमने डिफॉल्ट रूट हमने दे रखा था गेट स्क्रीन का। देखिए यहाँ पर आपने डिफॉल्ट, आपने क्या किया था, डिफॉल्ट रूट दे रखा था गेट स्क्रीन का। आप सिंपल देखिए नीचे, ये यहाँ लिखा होगा, ये रहा आपका, है ना। आपने क्या क्या किया, आपने मैथ कंट्रोलर रूट दिया हुआ है डिफॉल्ट में, इसका बिलिंग का। आप बिलिंग कंट्रोलर का जो गेट स्क्रीन है, इसको हमने दे रखा है डिफॉल्ट। मतलब कि जैसे हमारा प्रोग्राम, जैसे हमारा
हमारी साइट रन होगी, सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज जो होगा वो खोजेगा गेट स्क्रीन के एक्शन को। जैसे इनके एक्शन को खोलेगा, इनका जो व्यू पेज होगा वो हमें रेंडर होकर दिखाई देगा। ठीक काम है। ठीक। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या रखा आपका कि आप सिंपली बिलिंग कंट्रोल के पास गए, हमने यहाँ पर लगा दिया डिबगर। ठीक है। उसके पहले आपने काम किया, उसके पहले काम क्या किया आपने कि जो डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका बिलिंग कंट्रोलर है, इस बिलिंग कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में क्या किया आपने कि माई डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास को इनिशियलाइज कर दिया पहले। क्योंकि आप करेंगे क्या कि जैसे ही आपका ए वाली क्लास है ना, जैसे आपकी ये वाली क्लास का मतलब जैसे आपकी ये वाली क्लास एक्सेस होगी कहाँ पर, प्रोग्राम डॉट cs के अंदर, जैसे ही आपकी एक्सेस होगी तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है वो क्या हो, इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें कहीं पर इकट्ठा मिल जाए और उसको हम कहीं पर स्टोर कर लें। हमारे वही काम हुआ यहाँ पर कि जैसे वाली ये वाली क्लास बिलिंग कंट्रोल वाली क्लास क्या होगी, जैसे आपकी इनिशियलाइज हुई, हमने इनके कंस्ट्रक्टर में इनको हमने एज लोकल टाइप ले लिया ताकि यूज हो जाए। ठीक है। ठीक है। और फिर क्या किया आपने, इनको उठा दे दिया, जो भी जितने भी इनके पास ऑब्जेक्ट आए थे उनको उठा दे दिया इनको, डीबी कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर लिखा, डीबी कॉन्टेस्ट वाला क्लास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ उसको, अंडरस्कोर डीबी कॉन्टेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को अपने सिंपल दे दिया। फिर हमने चूंकि इनका यूज करना है तो जितने भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट होंगे इनके पास सारी सारी यूज हो जाएंगे इनके थ्रू। अब यहाँ देखिएगा, अब हम सिंपली इनको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो सिंपली फिर एक काम, ही काम करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ लगाना डिबगर। देखिए, सबसे पहले हम डिबगर लगाएंगे यहाँ पर जहाँ पर हमारी सर्विस ऐड हुई है, कि हमने सर्विस को यूज कर रखा है। ठीक है, इसलिए लेमडा एक्सप्रेशन इस तरह से लिखते हैं। और हमारी सर्विस यूज मतलब कि पहले पहले कॉन्फ़िगर हुई है, तो इसको यूज किया हमने, यूज करने के बाद क्या हुआ पर वो रन होता है। ठीक है, ये रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रन होगा उसके पहले ही हमने डिफॉल्ट कंट्रोलर को नाम दे रखा है और एक्शन नाम दे रखा है। अब देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, रन स्टार्ट करते हैं। अब तो बिल्ड हो रहा है पहले। देखिए जैसे आपका बिल्ड हुआ है ना, तो बिल्ड होते ही आपका जो डिबगर है वो कहाँ पहुंचा, अपनी सर्विस को पहले कॉन्फ़िगर करने पहुंचा। आपने इनके सर्विस को कर दिया कॉन्फ़िगर, ये फाइन चल गया आपका। फिर इनका निकला ऑब्जेक्ट ऐप नाम से, इस ऐप के थ्रू की सारी सर्विस जो भी कोई इन्वायरमेंट सेटअप चेक किया इसने, फिर किसी भी डायरेक्शन चेक किया इसने, यूज किया स्टैटिक फाइल को, राउटिंग चेक किया इसने, है ना, अथॉराइजेशन चेक, अथॉराइजेशन यूज कर लिया इसने। फिर आपके कंट्रोल को मैप करने पहुंचा। जैसे ही आपके कंट्रोल को मैप करने पहुंचा, ये रन किया, रन करते क्या करेगा, आपके कंट्रोल को हिट करेगा। ये आ गया आपके कंट्रोल हिट करने के, आपका जो कंट्रोल था रन होने के बाद हिट हो गया आपका। अब यहाँ देखिए कि डीबी कॉन्टेस्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट थे, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट इनके अंदर इनिशियलाइज है, वो सारे सारे आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। जब आपने ओपन किया इनको देखिए, ये देखिए हमारे पास जो एम्प्लॉय वाली टेबल थी ये वाली दिखाई देगी यहाँ पर, है ना। ये कौन सी जो मैंने मॉडल क्रिएट किया उसकी बात कर रहा है ये। अब इसके बाद अगर इसकी जब यहाँ से जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको हम करेंगे एक्सेस, यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या ये इसने हमारे इम्प्लॉय वाले टेबल को इनिशियलाइज किया, या कर सकते हैं कि क्या इसने हमारे जो हमारी कंसर्न स्ट्रिंग है वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हुई या नहीं हुई, इसके अंदर बताया गया है। इसमें क्या करें, F10 कर दिया हमने स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से काम कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप कहाँ गए, आप सिंपली अपने जो भी आपका डिटेल था अगर सक्सेसफुली इनिशियलाइज हुआ होगा तो डिटेल में आपको कोई बग नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं हमारे पास जो हमारी कंसर्न स्ट्रिंग थी वो सक्सेसफुली स्टेबलाइज हो चुकी है।
और उनके सारे रिकॉर्ड जो थे लिस्ट में वो भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए देखिए, रविंद्र दिखा, पहले दिखा आपका, ये देखिए आपको राजू दिखा आपका, ये आपका दिख रहा राजू वन दिखिए आपका, क्या दिखा आपका मिस तो दिखिए आपका। ठीक है, ये चीज है। हम करते क्या है कि सिंपल इसी को कहीं हम बाइंड कर लेंगे रिकॉर्ड को, पूरा रिकॉर्ड आ रहा है डिटेल्स वाला, तो हम किसी व्यू पे भेज देंगे, और वहाँ पर हमारी जो मॉडल बाइंडिंग या किसी भी मैपर का यूज करके हम वहाँ पर तो बाइंड कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा बस एक तरीका था कंसर्न स्ट्रिंग चेक करने का। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। हमारी कंसर्न स्ट्रिंग चेक हो चुकी है, एक काम करिए अब। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो ड्रॉप कर दूंगा। चलिए, हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग माइग्रेशन हम चलाएंगे माइग्रेशन, और उस माइग्रेशन को फिर जो भी हम टेबल क्रिएट करना चाहेंगे हम वहीं से करेंगे। उसका एक फायदा भी होता है, एक ड्रॉबैक भी उसका फायदा भी है। फायदा उसका ये है कि आपको जो है डेटाबेस में मैनुअली एंट्री नहीं करनी होगी कि भैया आपने आपने टेबल क्रिएट किया, ठीक है, हम बार बार टेबल क्रिएट कर रहे हैं या बार बार हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से, ऐसा हमें नहीं करना होगा। और एक चीज और भी होता है, कभी भी आप किसी क्लाइंट सर्वर पर अपने डेटा को अगर आप डिप्लॉय करोगे या अपने कोड को या सेक्टर सर्वर के कोड को डिप्लॉय करोगे आप, तो आपको जो है इसकी स्क्रिप्ट नहीं निकालनी पड़ेगी, है ना। आपको ओनली जो आइटम इम्पोर्टेंट एक फाइल निकलती है माइग्रेशन को, उसको निकालेंगे, बस उसी को डाल देंगे हम। उसके थ्रू जितनी भी माइग्रेशन चली होंगी हमारे सामने, या जितनी भी माइग्रेशन हमने चला रखी होगी, वो सारी सारी जिस तरह की माइग्रेशन होगी, है ना, अगर डेटाबेस से अगर रिलेटेड है अगर, तो उतनी टेबल वगैरह होगी खुद ही बना देगा वो। यहाँ लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल, अभी नई क्वेरी चलाई यहाँ पर, ड्रॉप टेबल इम्प्लॉय। ठीक है, देखो आप कि ओनली हमने उस कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग रखा था ताकि बस आपको दिखाई दे हमारा हमारी कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग जो है स्टेबलाइज हो चुकी है। इसको हटा दीजिए। ठीक है, हट गया आपका। ठीक है, अब हम क्या किया हमने अपने टेबल को हटा दिए यहाँ से, इसको रिफ्रेश करिए एक बार, तो आप चेक करोगे अगर यहाँ पर अगर, ठीक है, देखिए आपकी टेबल टेबल वाली टेबल हमारी हट चुकी है। अब एक काम करिए, क्योंकि अब हमें करना ये है, हमें बाय यूजिंग माइग्रेशन आपको इनको यूज करना है। ठीक है, तो रुकिए, अब ये करिए आप, देखिए अब यहाँ पर ये मिलेगी बग। तो एक काम करिए, इनको पहले चेंज कर दीजिए। हमारे इसका नाम हमने कर दिया एम्प्लॉय कर दिया, ध्यान देना। तो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डीबी सेट के थ्रू, उसका मैं नाम रखने जा रहा हूँ एम्प्लॉय, और इसी नाम से जो है अब बनेगी हमारे सामने, हमारे पास बनेगी टेबल डेटाबेस के अंदर। ठीक, तो इसका नाम कर दिया एम्प्लॉय। ओके, देखिए, और मैं इसी अब जो भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन चुका है, एम्प्लॉय बन चुका है। कंट्रोल के अंदर आइए यहाँ पर, मान लीजिए दूसरा एम्प्लॉय, क्या पर यहाँ पे आ गया। एक काम करिए, और भी काम करना होगा कि हमने पहले एक मैगजीन चलाई थी, है ना, उसको पहले हम रिमूव करते हैं पहले। तो इसको पहले बिल्ड कर दीजिए एक बार। देखिए ध्यान से, जब कभी मैगजीन चलाते हैं ना, एक माइग्रेशन नाम से बन जाती है फोल्डर, आपके प्रोजेक्ट में बन जाता है फोल्डर। ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है इसके अंदर इस नाम से, कल इनिशियल नाम से एक माइग्रेशन हमने चलाई थी। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि उसको हम हटाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। पहले कैसे रिमूव करेंगे, देखिए इसको कभी मैनुअली रिमूव मत करिएगा, कभी भी इसको मैनुअली रिमूव मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी मैगजीन चलता है ना, तो मैगजीन चलने के बाद अगर आपने डेटाबेस में अपडेट कर दिया है, अगर इससे आपने अपडेट करते हैं आप, इसका रेफरेंस बन जाता है डेटाबेस में आपके। अगर हम अपने अगर मैनुअली यहाँ से हटा दिया अगर, अब वो दिक्कत कर जाएगा कि अगले माइग्रेशन में आपको, जब आपका अगला माइग्रेशन होगा उसमें हो जाएगी दिक्कत, तो वो अपना रेफरेंस नहीं बना पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक, ध्यान देना। इसके बाद अब क्या करने वाले हैं हम, वही काम करेंगे सिंपल अपने, हम वही काम करेंगे सिंपल अपने, कहाँ जाएंगे कि हमें चलानी है माइग्रेशन। तो हम माइग्रेशन के लिए क्या करते हैं कि अपने टूल्स में जाएंगे। ये लिखा हुआ टूल, लिखा हुआ टूल, लिखा हुआ ऊपर उसमें, ये रहा पर टूल। ऊपर इस टूल के अंदर गए, या हमने क्या चूज किया, नुगेट पैकेज मैनेजर। ठीक है, इस नुगेट पैकेज मैनेजर का सबसे पहला पार्ट जो दिख रहा है आपका,
ठीक है, क्या लिखा हमने, पैकेज मैनेजर कंसोल लिखा हमने, है ना। एक मिनट देता हूँ, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या, तो बार मैसेज आ रहा है। जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या था कि हमने माइग्रेशन चलाया, तो माइग्रेशन करने के चक्कर में करेंगे आप, जैसे पहले अपना टूल्स में जाएंगे, ओपन करें, यहाँ से क्या क्या किया आपने, पैकेज मैनेजर, आपने क्या चूज किया, कंसोल लेबर, कंसोल आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, काम करें पहले आपकी बात रिगार्डिंग, मतलब जो भी आपको आपका कीजिएगा, ठीक है, ये आवाज साफ आ रही है, क्योंकि आपकी एकदम साफ आवाज आ रही है। यहाँ देखिएगा, हमने पैकेज मैनेजर कंसोल को किया ओपन, ठीक है। अब हमें करना ये है कि जो हमने कल माइग्रेशन ऐड किया था, माइग्रेशन को रिमूव करना होगा, ठीक? क्या करेंगे इसके लिए आप, करेंगे रिमूव, कमांड को लिख दीजिएगा, जब कमांड यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, तो लिखा रिमूव माइग्रेशन, ठीक है। तो क्या करेगा कि जो लेटेस्ट माइग्रेशन आपकी होगी, हाँ, उसको रिमूव कर देगा, निकल लिखा रिमूव माइग्रेशन। बट रिमूव माइग्रेशन के पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपका जिस भी फोल्डर में आपका माइग्रेशन बन रहा है, उस वाले फोल्डर, उस वाले प्रोजेक्ट को पहले आपको करना होगा चूज, ठीक है। ये लिखा था डिफॉल्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर, अभी क्या है कि अभी हमारे पास केवल एक ही प्रोजेक्ट इसके अंदर बना हुआ है ना, बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नाम से। अभी अभी जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, हम जब इसका सॉरी जब इसका आर्किटेक्चर बनाओगे, है ना, जब भी इसका आर्किटेक्चर बनाओगे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर लिखोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जहां पर आपके डीबी कॉन्टेक्ट वाली क्लास होगी, या जहां पर भी आपके डीबी कॉन्टेक्ट वाली क्लास होगी, उसी क्लास के, हाँ, उसी क्लास वाले प्रोजेक्ट में आपका ये जो फोल्डर बन रहा है ना माइग्रेशन वाला, वही बनेगा। तो यही करना होगा हमें उस टाइम कि जिस किसी भी क्लास में आपका डीबी माई डीबी कॉन्टेक्ट का माई डीबी कॉन्टेक्ट वाली क्लास होगी, उस वाले प्रोजेक्ट का आप यहाँ पर दोगे रेफरेंस के अंदर, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर उसी का रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, इसलिए हम एक ही ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या क्या लिखा हमने लिखा रिमूव माइग्रेशन, हमने हिट कर दिया करके, ठीक है। तो बिल्ड हो रहा है आपका, बिल्ड होने के बाद क्या करेगा, तो रिमूव कर देगा, ठीक? देखिए बाई डिफॉल्ट जो भी था आपका रिमूव, आपका माइग्रेशन क्या हुआ, रिमूव हो चुका है यहाँ से। बट अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले को रिमूव कर दिया, है ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर से लिखेंगे ऐड माइग्रेशन, कर दिया ऐड माइग्रेशन, लिखा ऐड अंडरस्कोर, सॉरी ऐड हाइफन, लिखा हमने माइग्रेशन कर दिया। एक आपको नाम देना पड़ेगा यहाँ पर उसी का नाम दे दीजिएगा, इस नाम से अपनी क्लास क्रिएट हो, ठीक है। कभी भी कोई नाम दीजिएगा तो ऐसा नाम दीजिएगा कि जिसके थ्रू आपको जानकारी मिल जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ, या मैं किस वाली किस टेबल के लिए मैं
माइग्रेशन चलाने वाला हूँ। मान लीजिए अभी हमने एम्प्लॉय वाले टेबल के लिए, हमारे पास केवल एक ही टेबल है एम्प्लॉय वाली टेबल, हम क्या करेंगे उसी के लिए करा रहे हैं माइग्रेशन। हमने जैसे एक नाम दे दिया यहाँ पर EMP कर दिया, ठीक है, EMP एम कर दिया ऐसे करके, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मैंने एम्प्लॉय वाली माइग्रेशन के लिए ने ऐड कर रखा है, क्या कि आपने सिंपली सेट कर दिया। कमांड पूरी कीजिएगा, ऐड माइग्रेशन, एक नाम दे दिया आपने, सेट कर दिया। अब ध्यान देना, ये देखिए ध्यान से, जैसे ही आपने अपनी माइग्रेशन को चलाया है ना, तो आप अपनी माइग्रेशन को सिंपली चेक कर सकते हो कि इस माइग्रेशन के थ्रू कौन कौन से प्रॉपर्टी हमारी टेबल में बनेगी। कैसे, ये देखिए, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसने जो है डिफॉल्ट रूप से लिखा ना क्रिएट टेबल, ये पूरा खुद को बना के देता है आपको, ये बता रहा है आपसे कि मैं एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर एक आईडी होगा, फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा, ठीक है। ये बता रहा है आपसे, जो आपका फर्स्ट नेम होगा, ये पहला कॉलम होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, ये कैसा होगा, आइडेंटिटी होगी आपकी, ठीक है, मतलब कि डुप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर बार इसका ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 by 1, ठीक है, स्टार्टिंग एट 1 से ऑटो इंक्रीमेंट इसका होता रहेगा। ये बता रहा है कि जो हमारी फर्स्ट नेम है ये कैसा है, ये अनवैरिकल है, इसकी लेंथ क्या है, मैक्स है, इसमें न लेवल हमने एक्सेप्ट कर रखा है। फिर कह रहा है कि जो लास्ट नेम होगा वो भी उसी टाइप का है, न लेवल हमने एक्सेप्ट कर रखा है, और हमने ये अनवैरिकल यहाँ पर जैसे मैक्स टेबल यहाँ ले रखी है, ठीक है। और फिर ये बता रहा है कि हमारी टेबल में एक जो हमारी एम्प्लॉइज है अपनी, एक प्राइमरी की बनी हुई है, नाम रखा है पीके एम्प्लॉइज ने बना दिया इस नाम से, पीके एम्प्लॉइज की एक प्राइमरी की बनी हुई है, किसके लिए, आईडी के लिए, ठीक है। इतना काम किया, मतलब सिंपली ये बता रहा है आपसे कि हमारी आईडी हो कैसी है, वो प्राइमरी की है, इतना काम। तो जैसा हम चाह रहे थे वैसे इसने बना के दिया है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये चीज गलत है, अगर इसको रिमूव करके फिर से वो चलाइएगा माइग्रेशन, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे आप, कि हमारा माइग्रेशन चल चुका है, तो हमारी कमांड क्या होती है, अपडेट डेटा बेस, ठीक है, लिखा हमने अपडेट, अपडेट हाइपन डेटा बेस, ठीक है, ये कर दिया हमने। क्या लिखा, अपडेट डेटाबेस, जैसे मैं, क्योंकि मैं एक बार संतुष्ट हो गया कि मेरी जो क्लास है या जो मेरी टेबल किस तरह बनेगी, इसमें आईडी होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब मुझे इसी टेबल को अपने डेटाबेस में, मतलब इसी टेबल को मेरे डेटाबेस में क्रिएट करना है, ये बाई डिफॉल्ट बना कर दे देगा आपको। क्या लिखा, अपडेट डेटा, देखो यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, डेटा बेस क्या होगा, डेटा बेस, ठीक कर दिया, ये कमांड आप चला दीजिए, अपडेट डेटा, ठीक कर दिया आपने। तो जैसे हमने अपडेट डेटाबेस किया, देखिए ये सारी पूरी, ये पूरी पूरी कमांड आपकी चल चुकी है, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका आपके टेबल में जा चुका है, और इस नाम की टेबल भी क्रिएट हो चुकी है, एम्प्लॉय वाली टेबल जो ये की है ये क्रिएट हो चुकी है। कि वर्कआई करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि क्या है जो लिख करके आ रहा है सही है गलत है। ओपन किया अपना सर्वर, ठीक है, और रिवर्स को ऊपर रिफ्रेश कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अगर बन गया होगा, अगर टेबल वाली प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगा, ये देखिए दिखा आपको, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपकी माइग्रेशन चली, है ना, जैसे ही आपकी माइग्रेशन चली तो देखिए एक ऑब्जेक्ट बन चुका है आपका माइग्रेशन हिस्ट्री नाम से, ये रेफरेंस होता है ना, इसी रेफरेंस को आपकी टेबल क्रिएट की है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, क्योंकि हमने हमने क्या किया था पहले कि अपने विजुअल स्टूडियो में पहले जो प्रीवियस माइग्रेशन था वो हटा दिया था, ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए, हाँ, हटा दिया हमने, एक नया माइग्रेशन चलाया हमने, उसके बाद हमने अपडेट डेटाबेस कर दिया। जैसे हमने अपडेट डेटाबेस किया तो क्या हुआ कि डायरेक्ट हमारी टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कभी भी मुझे अगर कुछ अपडेट करना होगा, मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय वाला टेबल में कुछ अपडेट करना है, तो मैं मैनुअली यहाँ पर अपने सर्वर पर आकर इसको अपडेट नहीं करूंगा, मैं सिंपली जो है एक एक कॉलम को बढ़ा दूंगा या दो कॉलम बढ़ा दूंगा, ठीक है, माइग्रेशन को ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। जैसे आपका अपडेट करोगे आप,
तो बाय डिफॉल्ट जो भी अपने कॉलम बढ़ाए होंगे वो वाले कॉलम आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। और उसका इफेक्ट क्या होगा, वो करने की आपने 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 4 कॉलम पहले ही लिए रखे थे, और जब अपने आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने ले रखा था, आप चाहते हो कि एड्रेस भी एंट्री कर जाए। अब मान लीजिए आपके आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कुछ वैल्यू एंट्री हो चुकी थी पहले, ठीक है। अब आप क्या किया, आपने एक नई एंट्री करवाई अपने, मतलब कि एक आपने सिंपल कॉलम ऐड कर दिया। जो का नया कॉलम ऐड होगा ना, उसका इफेक्ट बाकी पर नहीं पड़ेगा। भैया तो दिखा देता हूँ करके आपको। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट यूज करके, निचला थोड़ी चला दी यहाँ से नीचे कर लिए, सेलेक्ट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कर दिया हमने, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉय वाले टेबल में हमें कॉलम वहाँ दिए थे, वो हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये देखिए, आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका यहाँ पर दिख चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली चल चुकी है, हमारा डेटा कलेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, और हम जो है माइग्रेशन हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। ये काम हमें यहाँ पर हो गया क्लियर। अब ध्यान दीजिए इसके बाद, अब क्या करेंगे आप कि देखिए, इनको आप इनको कट कर दीजिए आप। देखिए, अब अगर हम अपनी किसी एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर, है ना, अपनी एम्प्लॉय वाले टेबल में कुछ भी नया कुछ ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए हमने दो कॉलम और बढ़ा दिएगा, करके हमने एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर गए, हम यहाँ पर हमने क्या किया कि एक दो कॉलम यहाँ पर और बढ़ा दिया। मान लीजिए क्या लिखा हमने, क्रॉप टैब कर दीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्रिंग टाइप से आप बता दीजिए कि ये एड्रेस है, नलेबल, ताकि नल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर जाए। तो चलिए करिए आप यहाँ लिखिए एड्रेस, ADDRESS एड्रेस कर दिया आपने, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी क्रिएट की, उसका नाम कर दिया आपने एड्रेस। एक और ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस कर दिया आपने। तो मान लीजिए अब यहाँ पर एक एक कॉलम और भी ऐड कर सकते हो, ईमेल वाला, ईमेल कर दिया आपने। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको खाली यहाँ से कट कर दीजिए, और डाल देते हैं ऊपर यहाँ दीजिए, ठीक, यहाँ डाल दीजिए। ये देखिए आप, हमने क्या किया कि दो कॉलम और बना दिए हमने, उसका नाम रखा हमने ईमेल, कर दिया हमने एड्रेस। अब देखिए, अब मैं एक माइग्रेशन और चलाने वाला हूँ इसके बाद, है ना, और चेक करूंगा कि ये वाला माइग्रेशन चलने के बाद क्या दिखता है अपडेट में, दिखाऊंगा भी आपको। क्या क्या लिखा आपने फिर से, वही फिर आपने क्या चूज किया, आपने टूल, ठीक है, उसके पहले काम करके बिल्ड कर लीजिए आप। जब भी आप बिल्ड करते हैं ना, कि जितने भी डीएलएल फाइल होती है, डीएलएल फाइल जितनी भी होती है वो सारी आपकी बिल्ड हो जाती है, या कहते हैं कि आपके वो एग्जीक्यूट होने के लिए सही है, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाती है। बिल्ड कर दिया उसको। फाइल क्या होती है सर? तो देखिए, कुछ फाइल होती है ना, मशीन की फाइल होती है, समझे आप। एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, आपकी होती है एक्सी फाइल होती है ना आपकी, एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, उसके बाद फिर डीएलएल फाइल होती है। कहने मतलब है कि जो डायनेमिकली आपकी रन होती है, या कह सकते हैं आपकी इस किसी फाइल को हमारे, या करिए सिंपल कर लीजिए कि जो हमने पैकेज नहीं क्रिएट किया होता है, भले हमने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई पैकेज क्रिएट किया है, या मान लीजिए कि हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट की, कोई खुद की हमने कोई लाइब्रेरी क्रिएट की है, समझे आप जो है अपनी खुद की एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी। उसका जो फॉर्म, जिनका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डीएलएल करके होता है उन सबका, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जब उसको हम रिबिल्ड करते हैं अगर, तो कसना कि हमारे पास जितनी भी डिजिटल फाइल है,
मतलब जितने भी होंगी वो सारी बिल्ड होंगी, आप मतलब सिंपल कर सकते हैं, तो सारी इनिशियलाइज हो जाएंगी, और उसके पास जो कुछ भी होगा उनके ऑब्जेक्ट में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर बिल्ड कर दिया, देखिए लिखा हो ना पर, देखिए बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और डीलर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कि जितने भी ट्रेनिंग मतलब हमारे पास जो डिटेल फाइल थी, जो कि मशीन फाइल थी, ठीक है, ये सारी फाइलें क्या होगी आपके असेंबली कर सकते हैं, जितने भी लाइब्रेरी वाली फाइल आपके पास है ना, जितनी भी लाइब्रेरी वाली फाइल है वो सारी फाइल आपकी क्या होगी, बिल्ड हो गई। या ये कर सकते हैं कि आप इनिशियलाइज हो गई, या इनिशियलाइज करने का मतलब ये आपका है कि उनके जितने भी फंक्शनलिटी है उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए क्या करता है कि इनिशियल मतलब इनिशियलाइज में मतलब सिंपल लोड हो गया आपका, ये भी कर सकते हो आप, लोडिंग कर दिया गया। अब क्या करेंगे आप, फिर वही काम करेंगे कि सिंपल अपने टूल पर जाएंगे, ठीक है, लोकेट पैकेज मैनेजर पर गया, कंसोल को आपने यूज किया, यहाँ पर हमने क्या किया, जो नहीं यहाँ पर टॉप एरो होता है उसको चला दीजिए वो, क्योंकि अब एक बार हमने मशीन चला रखा था, कमांड सारी बार दिखाई देंगी, अपडेट डेटा बता दिया, मशीन कर दिया, ऐड माइग्रेशन कर दिया। फिर हमने ईएमपी नाम से एक ऑलरेडी बना रखी थी माइग्रेशन, उसको क्या करिए, नाम यहाँ पर चेंज कर दीजिए, तो ईएमपी नाम से चेंज करिए, अपडेट कर दीजिए आप, इसी में अपडेट करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने ईएमपी अपडेट कर दिया, आपने उसको आपने क्या कर दिया, रन कर दिया, आपका बिल्ड जो है स्टार्ट हो गया। देखिए ध्यान से एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने मशीन चलाया, आपने जिसके लिए भी आपने मशीन चलाया, क्या वो वाली फील्ड दिख रही है आपको, क्या वो वाली फील्ड आपको यहाँ पर दिखती है? ठीक है, ध्यान से नीचे देख रहे हैं आप यहाँ पर, कि डाउन वाला जैसे पास डाउन वाली एक मेथड एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, यहाँ पर देखिए ओवरराइड लिख करके आ रहा है ना, ओवरराइड करके आ रहे हैं यहाँ पर, ओवरराइड कब लिख करके आता है बताइए, आपने पढ़ा सुना कब आता है ओवरराइड आपका, या किसी भी मतलब तुम ओवरराइड कब लगाते हैं? राजू सतीश, सर ओवरराइड का मतलब होता है सर किसी मेथड या फंक्शन का डेटा को एक्सेस करे तो उसको ओवरराइड कीवर्ड का यूज करते हैं। सिंपल ही मान लीजिए कि क्योंकि ओवरराइड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी जो है इस नाम का मेथड कहीं बना हुआ है, इसका मतलब, ठीक है, वहां पर जो है क्या हुआ है, ओनली डिक्लेयर हुआ है। अब वो आपका एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हो सकता है या इंटरफेस का मैटर हो सकता है वो, ठीक है, बट वहां पर क्या लिखा हुआ, वहाँ पर वर्चुअल लिखा हुआ वहाँ पर, तो कभी भी आपका ये वाला मेथड, कभी भी अगर ये वाला मेथड अगर आपका कहीं पर लिखा गया होगा वहां पर वर्चुअली कॉल किया गया होगा, है ना, और उसकी उसकी सिंपली कह सकते हो कि ये वाला मेथड कहीं ऑलरेडी भी कहीं पर भी आपका ये डिफाइन होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस वाले मेथड को हम ओवरराइड करके अपना कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, जो भी है, अब ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि हमारे हमने हमने दो कॉलम यहाँ पे ऐड किए थे, देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर दो कॉलम ऐड किए थे, एक एड्रेस का, दूसरा हमारे ईमेल वाला। ठीक, क्या करते हैं आप यहाँ पर अपडेट करिए डेटाबेस, इज ए पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, याद होगा मतलब, मैं लिखा अपडेट डेटाबेस, कर दिया हमने चला दिया, माइग्रेशन चला दिया हमने, जैसे हम चलाते हैं माइग्रेशन, देखिए तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी होगा इनका इंप्लीमेंट हो चुका होगा, हमारी टेबल अल्टर हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर कमांड जो लिख करके आ रही है ना, वो क्या लिख करके आ रही है, अल्टर टेबल। ये बता रहा है कि हमने एम्प्लॉय वाले टेबल को हमने हमने दो कॉलम ऐड किए हैं। पहला कॉलम मेरा एड्रेस है, दूसरा कॉलम क्या आपका है, ईमेल है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेरी होती है ना आपकी वाली क्वेरी, इसी क्वेरी को आप मैनुअली वहां लिखते हैं अपने सिक्वल सर्वर में। ये देखिए इस वाली क्वेरी को क्या लिखते हैं आप, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐड, फिर कॉलम का नाम, फिर उसका जो डेटा टाइप होता है आपका वो लिख दिया आप यहाँ पर। वही काम यहाँ किया इसने, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड एड्रेस, टाइप इसका क्या हो गया, या वर्कर ना, मैक्स टाइप का है। देखिए सेम टाइप क्या किया इसने, देखिए इनको कर दिया इस वाले को, ईमेल के लिए। ये दो कॉलम की पूरी इसने चला दी है बाकी सारी। तो आप अगर चेक करोगे यहाँ पर आकर के, कि यहाँ पे हमने इनको किया सेलेक्ट, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एड्रेस और ईमेल आपको यहाँ पर दिख गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस और ईमेल। ठीक है, सर हम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं सर, माइग्रेशन और डेटा फर्स्ट अप्रोच। नहीं नहीं, पहले चलेगा मार्जिन चलेगा तो उसके बाद अपडेट करेंगे ना उसको, कि पहले वन बाय वन चलाएंगे हम, क्योंकि पहले हम चेक कर लेते हैं अभी क्या हुआ। पहली बार कि आपने मार्जिन ऐड किया, ठीक है, तो पहले आप चेक कर लेते हो ना कि भाई जो मैंने अपडेट किया हुआ है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिखा तो आप मैनुअली एंट्री कर सकते हो उसके अंदर जाकर के, बट वैसा थोड़ा दिक्कत करता है, बट आप मैनुअली एंट्री कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने अगर चला दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपडेट करिए, जिसे आप अपडेट करेंगे तभी जाकर एंट्री करवाएगा वो। अभी जो आपकी अल्टर वाली कमांड या अपडेट वाली कमांड होगी तभी चल पाएगी वो, क्योंकि पहले नहीं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम माइग्रेशन के थ्रू अभी हम डेटा को अपडेट करवा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम डेटा फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम डेटा को ये जैसे एड्रेस और ईमेल हम डेटा फर्स्ट अप्रोच से करें और आईडी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम माइग्रेशन के थ्रू होती है, तो दोनों सर सर सर, पॉसिबल है आप सर? नहीं, पॉसिबल नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि आपको आपका जो अप्रोच होगा ना तो वो लेके ही रखेंगे आप। ठीक है, जिससे पता क्या होगा, जो आपके जो माइग्रेशन हिस्ट्री आपकी यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, देखिए आपने यहाँ पर, मैं ओपन करता हूँ अगर, ये देखिए आपको जो आपकी माइग्रेशन हिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, समझे आप। कहने मतलब ये है कि जब मैं सपोज करिए आपने कि दो कॉलम अपने डेटाबेस बना दिया, ठीक है, आपने दो कॉलम बना दिए डेटाबेस में, और अब आपने दो कॉलम के लिए जो है चलाया माइग्रेशन चला दिया आपने वहां जाकर के। अब क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होगा कि वो सिंपल क्या करेगा कि वो बताया कि भैया कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा, आपने ऑलरेडी के पास दो टेबल है, ऐसा बताएगा वो, बिल्कुल ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, कभी वैसा मत करिएगा, ये बहुत दिक्कत आती है इससे। मतलब कि जैसे हम लोग काम करते हैं, अगर काम करने को कुछ हमने कभी ऐसा कुछ कर दिया अगर, तो आगे की जो हमारी अगली माइग्रेशन होती है ना तो बहुत दिक्कत आती है। तो पूरा हम हटाएं कोड से, फिर नया माइग्रेशन चलाएं अगर हम सबको, यहाँ भी हटाएं, डेटाबेस में भी हटाएं, यहाँ से भी वहाँ भी हटाएं, ठीक है, तब जाके चलाएं माइग्रेशन, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो करना। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इन सब का रेफरेंस बनता है वो, है ना। मान लिया आप दो अपने बना दिया, ठीक है, ठीक है, दो बना दिया मान लिया आपने, अब बाकी दो को आप वहां से बना रहे हो अगर, तो क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहां पर। क्योंकि फायदा इसका ये है ना कि कभी देखिए, इसी अवधि में क्या हम लोग क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल माइग्रेशन हम चला करके टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका फायदा ये होगा हमें कि मुझे मान लीजिए अपने कोड को सर्वर पर डिप्लॉय करना है, ठीक है, सर्वर मतलब होता है कि प्रोडक्शन सर्वर पर, जिसको हम क्लाइंट को देते हैं, है ना। कि अभी ये काम कहाँ कर रहे हो आप, अभी आप अपने काम लोकल पे कर रहे हो आप, आपने क्या किया, लोकल पे काम कर लिया। अब दो चीज होती है, एक आपका यूएटी सर्वर होता है, वो क्लाइंट इस पर टेस्टिंग करता है ना। फिर आपका एक होता है प्रोडक्शन सर्वर होता है, जहाँ पर क्लाइंट का सर्वर मतलब सिंपली आपका यहाँ पर पूरा रन होता है, जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए जो बना होता है आपका। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर कि आपने अगर केवल डेटाबेस में सब ईच एंड एवरीथिंग कर रखा है अगर, तो जो तरीका हुआ कि इसका आपने निकाला, बैकअप निकाला, है ना, फिर बैकअप को अपने कहीं पर अपलोड किया। अब बैकअप मान लिया आपने निकाल लिया आपने, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है उसके सर्वर के लिए, समझे आप। मान लीजिए कि आपने 2022 का यहाँ पे लिख दिया, उसका 2017 चल रहा है सर्वर का, क्लाइंट का, वहां पर होता है कि दिक्कत कर रहे हो बैकअप न ले, है ना। या होता है कि जब आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट आपने जनरेट की, यहाँ पर स्क्रिप्ट आपने हमारी जनरेट कर दी इसकी, है ना,
अब मान लीजिए आपने स्क्रिप्ट जनरेट की तो स्क्रिप्ट में बहुत लंबी फाइल होती है। मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास 50 टेबल है या 100 टेबल आपके पास बनी हुई है, और 50 100 टेबल है या 50 प्रोसीजर बना हुआ है ना, ट्रिगर बना रखा है आपने, व्यू बना रखा है उसका, कितना काम कर रखा है आपने कर, तो बहुत लंबी फाइल बन जाती है। तो हो सकता है कि इतनी लंबी फाइल वहां पर हम पूरा कॉपी करके वहां ले जाएं पूरा, फिर उसी को चलाएं अगर हम, हाँ, पूरी चलाएंगे उसके लिए तो दिक्कत हो सकती है। कुछ कॉलम होता है छूट जाए, कुछ कॉलम होता है बाद में ऐड हो तरीके से। तो इसलिए ऐसा नहीं करते हम करते क्या है कि जब ये माइग्रेशन चला रहे होते हैं, समझा, हम जब ये माइग्रेशन चला रहे होते हैं, हम एक फाइल होती है हमारी आइटम पोर्टल करके, उसका यूज करते हैं। वो 10 15 लाइन में पूरा 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 कोड निकल जाता है, ठीक? और उसी कोड को उठाएंगे, इनका क्लाइंट के सर्वर ओपन करेंगे, वापस सिंपली को रन कर देंगे। जैसे आप 10 15 लाइन के कोड को आप रन करेंगे तो बाई डिफॉल्ट जितने भी आपके माइग्रेशन चले रहेंगे, समझे आप, कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलने जा रहा है आपका, जितने भी अपने माइग्रेशन चलाए होंगे उतनी टेबल, जितने भी आपने अपडेट किया होगा बाइंडिंग माइग्रेशन, उतनी उतने का कॉलम आपका ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। इसलिए चलाना होता है माइग्रेशन को, इसलिए कहा जाता है कोई एक ही अप्रोच यूज कीजिए। क्लियर? तो यस सर। देखिए, मैं प्रेफर करता हूँ माइग्रेशन को, प्रेफर करता हूँ, बट किस हद तक प्रेफर करता हूँ, सपोज करिए कि 10 लोगों ने काम किया, ठीक है, कुछ लोगों ने माइग्रेशन माइग्रेशन मैनेज कर लिया, कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, उन्होंने जाके क्या कर दिया, डेटाबेस में जाकर अपडेट कर दिया। जैसे उन्होंने अपडेट करी डेटाबेस में, क्योंकि उसका माइग्रेशन माइग्रेशन चल नहीं पाया, अब जो माइग्रेशन की जो थ्रेडिंग थी वो वही डिस्टर्ब, वही हमारा पूरा काम हो गया उल्टा, ना हम माइग्रेशन में रह गए ना हम डेटाबेस में रह गए। इसलिए हमेशा कोई एक ही अप्रोच अप्लाई करते हैं, कोई भी एक अप्रोच, और बेटर होता है कि आप, अगर आप माइग्रेशन चला रहे हो तो ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, कम से कम लाइन में पूरा कोड कर देंगे आप, है ना। तो कहीं पर डिप्लॉय करना होगा तो बड़ा आसानी से डिप्लॉय कर देंगे, केवल 10 15 लाइन के कोड में आप जो है पूरा पूरा सर्वर बना कर रख देंगे आप, इसी इसी यूज करना होता है माइग्रेशन का। अब यहाँ देखिएगा इसके बाद हमने अपडेट कर दिया डेटाबेस को, देखिए 2 कॉलम को सामने से अपडेट हो गए, ठीक है। क्या लिखा था हमने, सिंपल अपडेट डेटाबेस, उसके पहले लिखा था हमने ऐड माइग्रेशन, एक नाम दे दिया हमने, ये तो कहीं ने रिमूव किया था, रिमूव माइग्रेशन इस नाम ने कर रखा था, ठीक है। इतना सारा काम तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। इन सबको हम क्या करते हैं, क्लोज ऑल टाइप कर देते हैं। तो पता है इसमें कि और भी तरीके जो होती है, एक होती है स्टूडेंट एपीआई होती है ना, स्टूडेंट एपीआई बाद में पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है? तो अगर हमें कभी भी देखिए, कभी भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो अगर रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं टेबल में, रेफरेंसिंग मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक एम्प्लॉय वाली टेबल है, वो एम्प्लॉय वाली टेबल जो है उसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मानी कि सपोज करिए कि एक एम्प्लॉय का कोई एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, या हो सकता है कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट से अटैच हो रहा हो इस तरीके से, वहां पर एक होता रिलेशनशिप होता है, वन टू मेनी, मेनी टू वन वाला रिलेशनशिप बनता है हमारा। तो इस चीज को हम बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्लुएंट एपीआई वो दिखाएंगे आगे आपको। मतलब कि सिंपल मतलब ये हुआ कि फ्लुएंट एपीआई का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप को अगर मुझे मैनेज करना होता बाय डेटाबेस तो बड़ी लंबी चौड़ी आपको लिखनी होती क्वेरी, ठीक है। बट हम यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी क्वेरी ना लिख करके जो हमारा मॉडल है, बस उसी में बस रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे बस, कि भैया ये मेरे फॉरेन की समझ जाओ उसको आप, इसको वन टू मेनी समझ जाओ आप, इसको आप वन टू वन समझ जाओ फुल टेबल को, बस वहाँ रेफरेंस देना पड़ता है। इसे आप चलाएंगे माइग्रेशन, बाय डिफॉल्ट वो जितने भी आपने यहाँ पर कर रखा होगा, जो भी आपने मैपिंग कर रखी होगी, वो सारी सारी मैपिंग आपको डेटाबेस में दिख जाएंगी आपको, ठीक है। कर सकते हैं दिखाऊंगा बाद में आपको, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और एड्रेस को हम यहाँ पर कर रखते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से डिबगर हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने सिक्वल इंस्टॉल कर रखा है, सबने इंस्टॉल है? हाँ सर, हाँ सर मेरे में है। और इस तुम्हारे में इंस्टॉल है सर। इंस्टॉल कर दिया था, ये अच्छी बात है। अच्छा आपने कौन कौन सी कमांड पढ़ी है इसमें? सभी कमांड
देखिए कोई कंपनी आपने डीएमएल पढ़ा होगा, डीडीएल पढ़ा होगा, डीएमएल आपने क्या पढ़ा था, डीएमएल DML पढ़ा हुआ है, DML, DDL। और भी होता है ना, ये सर। एक होता है रिमूव करना, ग्रांड करना, वो सब उसमें आता है। आप पढ़िएगा इसके बारे में, उसी के बारे में। अच्छा एक क्वेरी होती है मर्ज क्वेरी, पढ़ा आपने इसके बारे में? नो सर। नई नई क्वेरी, ये सब नई नई क्वेरी है, पढ़िएगा इनके बारे में, ठीक है, बता देंगे। अपडेट होते हैं, नए नए अपडेट। कभी भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, हमेशा अपडेट पर रहा करिए, हमेशा अपडेट पर। कौन कौन सी नए नए कीवर्ड्स आ रहे हैं, है ना, और क्या क्या चेंजेस हुई है कोडिंग में, इन्हें पूरा पढ़ते रहा करिए। कौन सा वर्जन आ गया आपका, जैसे 28 अगस्त से आपका .NET 9 आ जाएगा, या 28 अगस्त से, सॉरी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है, ठीक है। 28 अगस्त से आपका .NET 9 आ चुका है सर। अब मतलब टेक्नोलॉजी तरीके के आगे बढ़ रही है ना, कि 6 7 8 9 पता जल्दी पहुंच गया आपका, कितने अपडेट हो गए हैं। तो उसी हिसाब से पढ़ते रहा करिए, हर चीजों को, नए नए चीजों को सीखते रहा करिए अपने। ठीक है। अब यहाँ दीजिए इसके बाद हम एक काम करने वाले हैं। देखिए अभी हम देखिए, अभी हमने क्या किया, आपने आपने अंडरस्टैंडिंग की थी कंट्रोलर की, ठीक है, आपने व्यू बनाया था, तो आपने जो है मॉडल क्रिएट किया था। मैं एक काम करने वाला हूँ ये आपके लिए, कि मैं कोई, देखिए पहले कहीं अपने कंट्रोलर पर बनेगा, ठीक है। आप आइए अपने कंट्रोलर पर, यहाँ पर। जी यहाँ पर क्या था कि गेट स्क्रीन था आपका ना, गेट स्क्रीन वाला मैटर, गेट स्क्रीन का। अगर मैं सिंपली व्यू जाता हूँ, गो टू की हमने व्यू या कंट्रोल एम कर दीजिए आप, कंट्रोल एम। ऐसा कुछ कमांड आपको पता होनी चाहिए, जैसे कंट्रोल एम कर देंगे अगर आप ना, कंट्रोल एम करेंगे अगर आप, तो जिस भी एक्शन के, भी एक्शन पे आप काम कर रहे होंगे, है ना, उसके व्यू पर आप सिंपली पहुंच जाओगे। ठीक। ये तरीका और भी होता है, सपोज करिए कि मुझे, मेरे पास मल्टीपल मेथड से लिखे हुए हैं इसमें ना, मैं चाहता हूँ मैं सबको एक साथ देख लूँ, या सबको सारे सारे कोलैप्स हो जाए, लिखा हुआ लिखिए ऐसे ऐसे, चाहता हूँ कि जितने भी हों वो सारे कोलैप्स मुझे दिखाई दे। तो उसका कमांड होता है कंट्रोल एम ओ करके होता है, कंट्रोल एम ओ कर दिया, ठीक है। जैसे हमने कंट्रोल एम ओ कर दिया, तो जितने भी हमारे मेथड होंगे वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि हमें खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जल्दी खोज नहीं पाते हैं कि मैंने कितने मेथड लिखे थे, मतलब 50 60 100 हो गए, अगर हम खोजते रहते हैं कि हर बार फिर वही इसमें कंट्रोल एफ करके जो है पूरा चेक करते हैं कौन कौन सा बना था। तो एक कमांड आपको पता होनी चाहिए, हाई कमांडेड, यदि काम वो करते हैं उसके बाद। मान लीजिए कि अभी आपने जो है, चलिए कोई नहीं, एक बनाते हैं बढ़िया से, पहले रिकॉर्ड की एंट्री करवाते हैं, बाय डिफॉल्ट एंट्री करवाइए। सिंपल जो हमारा फ्रूट ऑपरेशन होता है ना, फ्रूट ऑपरेशन, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन एक फ्रूट ऑपरेशन जो आपका होता है, तुम्हारी सिंपल हो गया आपके लिए, है ना, तो विदाउट आर्किटेक्चर, यदि किसी कंपनी में आप काम करोगे तो सिंपल ऐसे कोडिंग नहीं लिखी जाती है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ना कि हमने डायरेक्ट डेबिट काउंटर को यूज कर लिया कंट्रोल बना करके, ऐसा नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमारा होता है उसको लिए बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करना पड़ता है हमें। कहने का मतलब ये है कि हमें इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, हमें बिजनेस लॉजिक लिखने का अलग लिखना पड़ेगा, तो सिंपल हमारी जो बिजनेस लॉजिक होगी वो अलग लिखी जाएगी, है ना, और इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करेंगे, और उस इंटरफेस का रेफरेंस यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और जो भी हम लॉजिक, जो डीबी काउंटर को हम बार बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हो। कई तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे क्लीन आर्किटेक्चर होता है, एक ओनियन करके होता है, एक आपका विंडो ऑफ वर्क हो जाता है, तरह से सबका अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा कोड लिखना पड़ता है हमें, जो लोग कल डिस्कस करेंगे, बना के दिखा देंगे आपको, पूरा कल एक आर्किटेक्चर पूरा बनाएंगे आप सामने आपको, कैसे कैसे हम कोई भी आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। जिस कंपनी में आप काम करेंगे ना, तो सबसे पहला काम यही होता है कि पहले आपका आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए पहले बनता है, आर्किटेक्चर बनता है कि कोडिंग कैसे करनी है, उसका कौन सा स्टैंडर्ड आपको रखना है ना।
कभी भी हम पूरी पूरी कोडिंग कंट्रोलर पर नहीं करते। हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हमारे कंट्रोलर पर कम से कम कोडिंग हो, कम से कम कोडिंग। ये अप्रोच हमारा होता है। बट अभी के लिए जो है हम लोग करते हैं कुछ सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर जैसे कि इंटरव्यू में अगर पूछते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के बारे में, तो वो हमसे क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या बताएं उनको? इसी तरीके से जैसे पॉइंट हुआ ना कि लूजली कपल्ड होता है आपका ये, ठीक है। देखिए सिंपल अगर मैं इसे बताऊं अगर आपको, देखिए क्या होता है। एक आपका होता है आयुषी होता है ना, तो बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। कुछ डिफॉल्ट कंटेनर आपके पास होते हैं, जैसे वाली कोई, मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए सिंपल यहाँ किया कि सिंपल प्रोग्राम और केस अंदर गए आप यहाँ पर, उसका आंसर तो कई निकलता है, बट एक प्रॉपर आंसर आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी पे। क्या होता है, बट मैं समझाता हूँ होता क्या पर एग्जैक्टली क्या होता है। इसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये रहा जो लिखा ना, ये क्रिएट बिल्डर लिखा हुआ आपका है ना। क्रिएट बिल्डर ये क्या करता है पता है? ये जो आपकी जितनी भी सर्विस आपको यूज करनी है, कहने का मतलब ये है कि कुछ प्री डिफाइंड सर्विसेज है हमारे पास, जैसे कि यूज एचटीटीपीएस रिडायरेक्शन का हो गया, ये एचटीटीपी फाइल आपका हो गया है ना, राउटिंग का हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, है ना। ये कुछ प्री डिफाइंड कंटेनर आपके पास है, कह सकते हैं कि कंटेनर ही आपके पास है, या कुछ प्री डिफाइंड मेथड है जो कि इनके अंदर इनिशियलाइज ऑलरेडी है क्रिएट बिल्डर के पास, ठीक है। उनको खुद तो आयुषी बोलते हो आप, ठीक समझा आपने, आयुषी बोल दिया आपने। अब मान लीजिए कि कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जिनको आपको ऐड करना है, उनको भी आप ऐड कर सकते हो। अब क्या हो गया कि लूजली कपल बनने वाला पूरा आपका वो, या सिंपल समझिएगा कि क्या करने वाला हो, लूजली कपल करने वाला हो, मतलब कि डिपेंडेंसी इनकी जो होगी वो एक दूसरे से होता हो लेकिन कम हो, ठीक है। ये करने का मतलब ये कि जो उसका आयुषी था वो उसमें नहीं थे, हमने उनको अलग से ऐड किया। जब किसी सर्विस को आप ऐड करते हो तो हमें बताना पड़ता है कि इनका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ठीक है। उसलिए क्या करते हैं हम, एक होता है ऐड ट्रांजिएंट होता है, एक होता है ऐड सिंगलटन होता है, एक होता है ऐड स्कोप्ड होता है। इन सब का यूज करते हैं आप, ये सारी सारी जो प्रोसेस चल रहा होता है ना तो है, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब समझिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ऐड ट्रांजिएंट यूज कर लिया, तो समझा देता हूँ अच्छे से आपको। मैं अगर नोट पर ओपन करूँगा यहाँ पर तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। इंटरेस्टिंग मतलब ये है आपका, समझिए मैटर को। मैंने यहाँ लिखा थी कि ये तो हमारा ये काम चलता है आपका, ट्रांजिएंट हो गया, स्कोप हो गया, फिर क्या हो गया तो सिंगलटन हो गया, सिंगलटन। इन्हीं का मेन फोकस होता है आपका, और इसी के ऊपर हमारी, इसी पर हमारी डिपेंडेंसी इंजीनियर हमारी काम कर रही होती है, ठीक है। मतलब सिंपल क्या है कि जो जिनका कंटेनर है उसमें इन्हीं के थ्रू उनका बनेगा ऑब्जेक्ट, सारे सारे लूजली कपल्ड टाइप के होंगे। अब जरा समझिएगा कि हमें सर्विस को ऐड करना होता है, इसको यूज करेंगे आप, तो कभी भी ऐड करेंगे आप इन्हीं का यूज करेंगे, मतलब ट्रांजिएंट तरफ यूज कर रहे हैं कि स्कोप ले रहे हैं कि सिंगलटन आप ले रहे हैं। अब जरा समझिएगा सिंगलटन सिंगलटन कहाँ लिखते हैं सिंगलटन वाले को, देखिए। इसे मान लीजिए कि आपने सिंगलटन का यूज करके, अब देखिए सिंगलटन करते कैसे हैं, क्यों करते हैं। कभी भी आपने कोई इंटरफेस क्रिएट किया होगा ना, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपने कोई इंटरफेस क्रिएट किया होगा तो उस इंटरफेस के सारे मेथड जो होते हैं वो, उनको लिखने के लिए हमें किसी न किसी क्लास की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्लियर। तो आपने क्या लिखा, इंटरफेस आपने क्रिएट किया, उसके सारे मतलब कहीं पर कहीं जो भी इनके मेथड्स थे उनको किसी क्लास में जाकर के लिखा आपने। बट हमें बताना पड़ता है हमारे सर्विस को कि भाई मेरे पास एक इंटरफेस है और इसके इस इंटरफेस के जो मेथड्स हैं वो इनके पास है, मतलब इस सर्विस के पास है, और इनका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांजिएंट टाइप का यूज करके बनेगा, ठीक है। या एड ट्रांजिएंट बनेंगे, या एड स्कोप लिखने का यूज करेंगे, या एड सिंगलटन करेंगे। ये बताना पड़ता है, यही पूरा प्रोसेस आपका होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मान लीजिए कि आपने ट्रांजिएंट का यूज करके, ठीक है, किसी सर्विस को आपने ऐड किया है।
अब मान लीजिए कि आपकी जो सर्विस है कहीं 2-3 बार कॉल हो रही है, जैसे आपने ट्रांजिएंट का यूज करके आपने अपनी सर्विस को क्या किया है, ऐड किया है। और आपका, अब मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ कि अगर इस ट्रांजिएंट के यूज कर जिस सर्विस को आपने ऐड किया है उसको आपने कई जगह कॉल कर रखा है। मतलब अपने जहाँ कॉल किया, नंबर 1 कॉलिंग वाली कर रखा है आपने, कॉल किया अपने काम पर, एक जगह कर रखा है आपने, फिर अपने किसी कर रखा है 2 जगह कर रखा, मान लीजिए आपने, फिर वाले अपने से कर रखा है 3 जगह कर रखा है। ठीक है, सेम टाइप से समझना मैटर को, इंटरेस्टिंग है, जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। मान लीजिए अपने ट्रांजिट पे यूज करके जो भी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो अपने कॉल कर रखा है 3 जगह, 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान देना, सेम टाइप से अगर आपका स्कोप लिखा हमने, स्कोप को भी मान लीजिए अपने बना रखा है 3 जगह, कॉल कर रखा है 1 1। ठीक है, फिर कर रखा है 2, फिर कर रखा है आपने 3। आपने क्या किया, सिंगलटन लिखा हुआ है ना, सिंगलटन लिखा हुआ है, इसको हमने कॉल कर रखा है मान लीजिए 1 2 कर रखा है 3। ठीक है, समझिएगा, अगर ट्रांजिएंट का यूज करके आपने कॉल कर रखा है 3 बार, जितनी रिक्वेस्ट होगी, मान लीजिए पहले रिक्वेस्ट भेजी है आपने, सिंपल रिक्वेस्ट मतलब क्या हो कि आपने ब्राउजर तक हिट कर दिया उस कंट्रोल को एक बार, या उस ऑब्जेक्ट को जो भी आपने इसकी सर्विस को आपने कॉल कर रखा था तो आपने हिट किया। ध्यान देना, अगर 3 बार कॉलिंग है उनकी, अगर तो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स में पता है क्या होगा, जब कॉलिंग कॉल 1 है, कॉल 2 है, कॉल 3 है, इनके अलग अलग रेफरेंस मिलेंगे आपको। मान लीजिए इनका मिल गया ए क्यू मिल गया, ठीक है, इनका मान लीजिए आर मिल गया, इनका क्या हुआ टी मिल गया। तो इतने भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे इनके, तो उनका अलग अलग मेमोरी, उन सबको आपको अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती जाएगी, कुछ भी मतलब कुछ भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, होता है। पर इसको में क्या होता है कि फिर भी आपने रिक्वेस्ट भेजी, मानिए आपने पहले रिक्वेस्ट भेजी, मानिए आपने, मानिए पहले का बन गया क्यू, तो दूसरे का भी क्यू बनेगा, फिर तीसरे का भी सिंपली क्यू बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रेफरेंस में मतलब कि फर्स्ट रिक्वेस्ट में ये बन गया आपका। और जो सिंगलटन का जो आपका होता है ना, हमेशा एक ही बनेगा, हमेशा मानिए क्यू बन गया अगर एक बार में, अगर फिर आपने दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजा, फिर क्यू मिला, क्यू बन गया, फिर आपने तीसरी बार रिक्वेस्ट भेजा, फिर क्यू बन गया, मतलब आपने 10 10 बार भेजा रिक्वेस्ट आपने, तो क्यू ही बनेगा वो। जो एक बार जो आपका बन गया वही आपको बनता रहेगा ऑब्जेक्ट उसका, इस तरीके से। तो सिंपल जो भी मेमोरी को दिया है क्यू बनती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया हमने, हमने ये बताया कि ट्रांजिएंट का यूज करके किसी भी सर्विस को आपने बाय यूजिंग ट्रांजिएंट ऐड किया है। ठीक है, आपने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा एक बार, मान लीजिए मतलब सिंपल आपका रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है। आपने अगर उस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस रिक्वेस्ट भेजा, आपने अगर एक बार, आपने रिक्वेस्ट भेजा एक बार, लेकिन उसकी कॉलिंग थी 3 बार। ठीक है, उसकी कॉलिंग थी 3 बार, तो क्या किया उसने, उसने तीनों बार अलग अलग रेफरेंस प्रोवाइड किया, तो इंटरनली काम चल रहा होता है सबको। फिर क्या किया, तीनों अलग अलग बार किया, वाली पहली बार क्यू कर दिया, दूसरी बार आर कर दिया, तीसरी बार टी कर दिया। ठीक है, बट स्कोप में क्या होता है कि आपने क्या किया कि कॉल तो भाई अपने 3 बार कर रखा है, अच्छी बात है, बट पहला जो आपका रिक्वेस्ट होगा उसके भी यहाँ पर जो इनकी मेमोरी एलोकेट होगी एक ही एलोकेट होगी, क्यू क्यू की, मतलब कुछ भी एक नाम दे दीजिए आप यहाँ पर, इस तरह से होगा। ठीक है, फिर अपने मान लीजिए सेकंड टू कर दिया, मान लीजिए आपने एक बार एक एक रिक्वेस्ट भेजी थी, और अपने सेकंड टाइम पे रिक्वेस्ट भेजी आपने, मान लीजिए तो हो सकता है यहाँ पर आर बन जाए, बट डिफरेंस यहाँ उसके बाद नीचे दिखाई देगा, आर बन गया अगर। मान लीजिए अपने नंबर 3 को भेज दिया आपने, अगर मान लीजिए आपको बन गया क्या, ई बी पी बन गया आपका। ठीक है, लेकिन सिंगलटन में क्या होगा ना कि हर बार क्यू ही मिलेगा, जो एक बार बन गया वही बनता रहेगा आपका। ठीक है, समझिए आप, यही फर्क होता है इनका, ट्रांजिएंट का, स्कोप का और सिंगलटन का। और इनका यूज करके जो है हम अगर कोई सर्विस क्रिएट करते हैं अगर, तो आपके डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पार्ट होती है, उसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्लियर, ये तो लॉजिकली हो गया। अब अगर इसके डिफिनेशन देनी होगा आपको, तो मैं डिफिनेशन लेके दे दूंगा आपको, पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं देगा। बट तो जो पता है, जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं ना, जो पूछना चाहते हैं आपसे, तो ये जो मेन जो हमने 3 टॉपिक लिखे हैं यहाँ पर, ट्रांजिएंट को सिंगलटन का, आपसे यही पूछना चाहते हैं वो, इसी इसी मेन मैटर को। तो मेन मुद्दा यही पूछने का होता है कि आपको समझ है कि नहीं समझ है। सिंपल मान लीजिए, अगर मुझे कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है ना, तो मान लीजिए कि मुझे कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना है अगर,
तो मैं अगर उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंगलटन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार मेरा डेटाबेस सेलेक्ट अगर हो गया, मैं चाहता हूँ कि वो बना रहे हमेशा, वो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पर चेंज ना हो, या इसलिए क्या करते हैं, डेटाबेस के लिए सिंगलटन यूज कर लिया आपने। अब मान लीजिए स्कोप कहाँ यूज करते हैं, कि मान लीजिए एक रिक्वेस्ट आई थी, आप चाह रहे हो कि उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पर मेरी सर्विसेज जो है वो वो कांस्टेंट बनी रहे, एक रिक्वेस्ट पर सारी सारी एक जैसी ही हो, कहीं पर अगर यूज हो रही हो उनको ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही बन के आए हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज कर लेते हैं आप। बट आप चाहते हो कि ट्रांजिट यूज करना चाहते हो, हमारी कोई ईमेल भेज रहे हो किसी को आप अगर, तो हर रिक्वेस्ट पर अलग अलग आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए इसमें, तो आप हम सिंपल ट्रांजिट यूज कर लेते हैं। ये तीन तरीके होते हैं, इनका यूज करके हम डिपेंडेंसी बनाते हैं। ये आपका होता है डिपेंडेंसी का पार्ट, ठीक है। डिफिनेशन अभी कुछ भी हो, नेट से निकाल सकते हो डिफिनेशन को आप, बट उनका मेन मकसद होता है इसी चीज कीवर्ड को समझने का। उसको आपने समझा दिया ठीक ठाक से, कर क्लियर है, कुछ समझ में कुछ आया कि नहीं है, हाँ? ये सर आगे। तो मैं कल दिखा दूंगा, मैं सिंपली कल आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल करके, वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर पता है चीजें कब क्लियर कर पाओगे आप, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे, मतलब कहने मतलब कि जब भी कोई आप आर्किटेक्चर बनाओगे, समझिए मैं अगर कोई बना के दिखाता हूँ घर में, करीब दिखा दूंगा आपको प्लेन कैसे बनाते हैं, प्लेन आर्किटेक्चर, ठीक है। सारी क्लास आप ज्वाइन करिएगा ना, तब सिखाते हैं कि कैसे होता है प्लेन आर्किटेक्चर पूरा, कौन कौन से लेयर बनाए जाते हैं। सिंपल अभी कोडिंग करते हैं करना, तो सिंपल कोडिंग नहीं करते हैं हम लोग, हमेशा करना क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पर बड़ा बड़ा आर्टिकल बनाना होता है आपको, ये आपको बन गया पार्ट, ठीक है, ये आपका मेन पार्ट हो गया, मतलब कि इसी का बिल्ड बनती है, सिंपल कर सकते हैं कि इसी की बनेगी पब्लिश फाइल, इसी की बनेगी इस वाली फाइल की। लेकिन हम पूरा पूरा कोड यहाँ इसके अंदर नहीं लिखते हैं, हम सब में क्लास लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं, उन सबको रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हम अपने कोड पूरे सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में लिख करके अब आगे बढ़ते हैं। वही करना होगा, आपको इंटरफेस क्रिएट करना होगा, उनका लॉजिक लिखना पड़ेगा, उनका लॉजिक को एक मास्टर या ग्लोबल कर सकते हैं आप। एक एक होती है जेनरिक क्लास होती है, जेनरिक क्लास जेनरिक मेथड होता है, उनका यूज करके बनाना पड़ता है। बट वो हमारा एक हमारा होता है ओनियन आर्किटेक्चर होता है, उसमें यूज करते हैं या इन वर्क यूज करते हैं। प्लेन में जो है डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम, बट इसमें जो इंटरफेस हमारे दो बनते हैं और उनकी सर्विस भी दो बनती है, वहाँ पर इस तरह से बनती है, कल दिखाएंगे बना करके आपको, तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो कहने का मतलब कि जब कभी भी आप किसी इंटरफेस को क्रिएट करेंगे ना, आपने इंटरफेस क्रिएट किया, उनका आपने बिजनेस लॉजिक लिखा आपने अगर, तो हमें अपने प्रोग्राम डॉट सी में बताना पड़ता है या हमें अपनी सर्विस में बताना पड़ता है कि हमने जो है एक सर्विस बनाई है, उसका इंटरफेस लिखा हुआ है, एक किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है? इस तरीके से बना पड़ता है। वही लिखते हैं हम एड ट्रांजिएंट सर्विस, सिंपल सर्विस लिखकर लिखते हैं बिल्ड डॉट सर्विस डॉट एड ट्रांजिएंट या एड स्कोप या एड सिंगलटन में बताना पड़ता है सर से। अगर आप उसको नहीं बताओगे ना तो बगिंग आएगी, तो चल नहीं पाएगा सर्वर आपका। कभी भी आप इंटरफेस क्रिएट करिएगा या अपने उनकी सर्विस अपने बना रखी है अगर, तो हमें किसी को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है हमारे अपने इस सर्विस को, कि मैंने बना रखी है, उसका ऑब्जेक्ट किस टाइप से बनेगा। इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये पूरा प्रोसेस उसी का पार्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये सर। और जो हमने यहाँ यहाँ बताया ना कोई वाला मैटर, तो मैं कल समझाऊंगा अच्छे से आपको। इनको इनको समझने में बहुत टाइम लगता है, इनको जो मैंने समझा बताया था, तो इसको अपने अगर समझ लिया एक बार अगर, कल सिंपल से एक प्रैक्टिकल करवा के दिखा देंगे, एक सिंपल से एक प्रोग्राम बना देंगे आपके लिए, और भी क्लियर हो जाएगा आपको। इसी और ध्यान दीजिएगा, तो टाइम होगी आप लोगों को। देखिए हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसको पहले क्लोज कर देते हैं थोड़ा बहुत से इसको। तो पता क्या होता है, आपकी एक मिडलवेयर भी बनती है, मान लीजिए कि कोई अगर इस तरह का कोई काम करना चाहेगा, एक काम वो भी करते हैं हम लोग, हम प्रोग्राम डॉट सी एस में भी कम से कम फाइल लिखते हैं, समझा। प्रोग्राम डॉट सी एस में जैसे जो फाइल यहाँ लिखी गई है ना, उसमें कम से कम फाइल लिखते हैं वहाँ पर। हम क्या करते हैं कि हमारी सर्विसेज जो होती है, इन सर्विसेज को भी अलग कर देते हैं, कहीं बाहर में किसी और फाइल में लिख देते हैं, तो उसका रेफरेंस यहाँ प्रोवाइड कर देंगे,
जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर कोई सर्विस ऐड करनी है अगर, है ना, तो मुझे मनी को डिपेंडेंसी जिसका यूज करना है अगर, क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का नाम एक बना लेंगे, एक बना लेंगे, फाइल बना लेंगे, या सिंपल एक क्लास हम क्रिएट कर लेंगे। उस वाली क्लास के अंदर जितने भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड क्लास सर्विस होंगी उसको हम वहां पर कंफिगर करवाएंगे, वहां पर उसका रेफरेंस बस यहाँ प्रोवाइड करेंगे इस वाली इनके अंदर। इससे क्या होता है कि हमारा कोड जो होता है कम से कम हो जाता है। ठीक है? ये प्रोसेस चलता है हमारा, इस पर भी हम बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ देखिए, देखिए हमने क्या किया कि वो उस तरीके आप बिलिंग कंट्रोल के अंदर गए थे, आप उसको आपने ओपन किया, ठीक है, जो कुछ भी था अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि हमने हमारी एक क्रिएट किया मेथड है, मैं इसका नाम लिखा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ये दे दिया वाली दिख रहा था आपको, इस तरह से लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए, ताकि कुछ आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। अच्छा बताइए कि आपको एचटीटीपी पोस्ट होता है, गेट होता है, एक पैच होता है, एक पुट होता है, ये बारे में जानकारी है आपको पहले से? गेट पोस्ट पैच पुट पोस्ट पुट। स्ट्रिक्टली गेट और स्ट्रिक्ट पोस्ट मालूम है सर, बाकी चीज़ों के बारे में। पोस्ट बेसिकली हम डेटा इंसर्ट कराने के लिए यूज करते हैं, और गेट हाँ, गेट सिलेक्ट करने के लिए टेबल से। राइट राइट राइट। देखिए मेन मुद्दा क्या होता है ना, ये एक आपकी होती है क्वेरी स्ट्रिंग होती है, क्वेरी स्ट्रिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं कि अपने यूआरएल में ही जो है डेटा को पास कर देते हैं, है ना। तो कोई भी आप ऐसा करते हो अगर, आप हमेशा आप गेट यूज कीजिए इसके लिए, तो पोस्ट में काम नहीं करेगा, रूट से आ रहा है ना वो, तो उसके लिए यूज करते हैं पोस्ट, सॉरी गेट का यूज करते हैं उसके लिए। अगर कोई फॉर्म है ना, उस फॉर्म की वैल्यू को आपको इंसर्ट करना है अगर, तो आपने सही बताया, गलत नहीं बताया, अच्छी बात है, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर कोई फॉर्म है अगर, मुझे उस फॉर्म की वैल्यू को क्या करना है, डेटा में एंट्री करवानी है अगर, क्या करेंगे आप भाई, इतनी बड़ी उतना लंबा जोड़ा फॉर्म को आप डायरेक्ट तो जो हमारा यूआरएल वहाँ लिख सकते नहीं है, खाली क्लास वैल्यू है हमारे 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 फॉर्म में अगर यूजिंग नेम एट्रीब्यूट आपका वो कॉल होता है अगर, तो सबका एट्रीब्यूट आप क्या करेंगे, यूआरएल डाल सकते नहीं है कि बहुत लंबा जोड़ा यूआरएल हो जाएगा, क्योंकि सिक्योर होगा नहीं हो, है ना। ऐसा क्या करते हैं कि हम उसको पोस्ट यूज करते हैं। देखिए इंसर्ट जरूरी नहीं कि आप केवल पोस्ट से ही करो, इंसर्ट आपका जो है गेट से भी हो सकता है, बट करना मतलब यही है कि राउटिंग होनी चाहिए, और क्या, आपके कंट्रोलर तक वैल्यू पहुंचनी चाहिए, वो जैसे ही पहुंच जाए, ठीक? जैसे आपके कंट्रोल तक वैल्यू पहुंच जाएगी फिर आप लॉजिक आकर एंट्री करवा दोगे आप। बट अमूमन क्या होता है कि आप पोस्ट का यूज करके जो है एंट्री करवाते हो, और गेट का यूज करके आप रिट्रीव करते हो, ठीक है? ये होता है आपका। फिर आपका पुट और पैच होता है, ये दोनों काम होता है कि अपडेट करने काम में करते हैं, लेकिन अमूमन हम जो है, या मैक्सिमम हम जो है पोस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। इसमें एपीआई का पार्ट है। मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल पोस्ट का यूज करके जो है टाइप कर दिया मैंने, जैसे देखिए पोस्ट एक जगह दिखा गया है। तो ये करिए हमको, ऊपर बताइए हमको, और आपका यस टीपीपी, यस टीपीपी, तेरा पोस्ट की कैप्स करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा केस है, ये पास्कल केस है कि आपका कैमल केस है? जो वर्डिंग लिख करके आ रही है ना एचटीटीपी पोस्ट की, ये किस केस में है? कैमल हम्म, केस। ये मैंने बोला ना कि एचटीटीपी पोस्ट लिखा हुआ है, एचटीटीपी पोस्ट लिखा हुआ है ना, आप ध्यान दो अगर, यस का पहला लेटर क्या है, कैप्स में है, ठीक है, टी का पहला लेटर क्या है, टी कैप्स में है ना। कि कौन सा केस आता है, पास्कल केस है या कैमल केस है? हम्म, किसकी पास्कल केस? कभी भी आप कोई क्लास रेट करते हैं अगर, ठीक है, कभी भी कोई आप क्लास रेट करते हैं,
तो आप इसी केस में क्रिएट करते हैं, पासवर्ड केस में। ठीक है, कभी भी आपने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की होगी तो आप इसी केस में करते हैं कि फर्स्ट लेटर में से कैप्स में, हाँ, बाकी जो तक जिसको इंटरजेक्शन और जो भी आपका होता है, जो उनको करंट कर रहा होता है उसको भी करते हैं कैप्स में लिखते हैं, ओनली फर्स्ट लेटर। कैमल केस में क्या होता है कि फाइनल लेटर आपका इस्तेमाल में होता है, बाकी जो जो कनेक्टिविटी वाला होता है उसका कैप्स में होता है। अक्सर हम कोई वेरिएबल एक्सेस कर रहे होते हैं, लोकल कोई, अगर हम कोई लोकल वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं इस वाले केस में, इस सब कोडिंग स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हम क्या करने वाला है, आपको हम करने वाले हैं इंसर्ट, यहाँ पे कर दिया कमेंट, लिख दिया हमने इंसर्ट, इंसर्ट बिजनेस लॉजिक कर दिया मैंने यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल यहाँ लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, पहले तो सिंपल कर दिया डी, डी मैंने बनाया नहीं है इसका, बट मैं दिखाने मतलब यहाँ पर ये है ना कि ये हमारा एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, हमारे ये जो हमारा ऐसे डॉक्टर हमारा स्ट्रक्चर पूरा है ये कह सकते हैं कि हमारा कोर का जो स्ट्रक्चर होता है ये खुद भी कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, अगर हमें यूज करना आए तो। लेकिन मैं कोडिंग नहीं करूंगा, मैं कोई एचटीएमएल पेज नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे बना कर दिया जाए कैसे। ठीक है, हमने क्या लिखा कि हमने डिटेल पे किया राइट क्लिक, ठीक है, एक लिखा ना ऐड व्यू लिखा हुआ है, ऐड कर दिया हमने व्यू। यहाँ पर जो आपको नहीं लिखा हुआ है एक बड़ी छोड़ दीजिए, आप क्लिक करेंगे तो आप खुद को आप बनाएंगे आप, मुझे खुद से नहीं बनाना है। आप यहाँ से करिए, हमने यूज कर लिया रेजर यूज कर लिया। ठीक है, वो कर दीजिए ऐड। जैसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका टेम्पलेट मांग रहा है। ठीक है, आपसे यहाँ क्या मांग रहा है, टेम्पलेट, बट एक काम प्ले करिए, जैसे पहले हम डाटा कर दूंगा, लिखा रेजर भी लिखा, रेजर हो गया हमारा, हमने कर दिया ऐड। ठीक है, हमसे क्या मांग रहा है, टेम्पलेट मांग रहा है। ठीक है, क्या करूंगा, आपको भी क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट मतलब क्या होता है, इंसर्ट वाला पार्ट जो भी आपको होगा क्रिएट करेगा, ये हमें खुद भी ये बनाकर टेम्पलेट दे देगा। अब जरा यहाँ समझिएगा कि हमने क्या किया कि टेम्पलेट का यूज तो कर दिया, ये हमसे मॉडल मांग रहा है, कि क्या करेगा पता है, इस मॉडल की बाइंडिंग कर देगा आपको उस टेम्पलेट में, जिसके थ्रू आपका डेटा यूज से घूम करके आपके कंट्रोल तक आएगा भी, ये खुद ही बना कर देगा ये। क्या लिखा हमने, ये देखिए, हमारे पास जो हमारी टेबल थी या हमारे पास जो भी जो हमारा मॉडल था एम्प्लॉय वाला, मैं उसी का यूज करके जो है एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा। ठीक है, हमारी जो डीबी कॉन्टेस्ट वाली फाइल है कौन सी है, माई डीबी कॉन्टेस्ट का, मैं इनको यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखा है क्रिएट अ पार्शियल व्यू लिखा हुआ है ना, पता है पार्शियल व्यू कब यूज करते हैं, आई थिंक तो पढ़ा होगा आपने। सर जब जो व्यू है और मल्टीपल कंट्रोलर के साथ में यूज होता है, लाइक व्यू की तरह ही होता है वो, सेम। तो सिंपल एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा पार्ट मान लीजिए कि जो कि डायनेमिक टाइप का है, अगर मैं इसको किसी एक व्यू यूज करता हूँ तो वहां भी एक्सेस हो जाएगा, और मैंने किसी और व्यू यूज कर लिया तो वहां भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि मल्टीपल या डायनेमिक व्यू कर सकते हैं इनको आप। इनके अलावा भी एक होता है, जानते हैं क्या होता है, हमारी सिंपल हमारी पार्ट हो गया, जैसे तो सपोज करिए मुझे एम्प्लॉय का डिटेल जो है किसी व्यू पर दिखानी है, मैं वहां भी दिखा सकता हूँ, और मुझे एम्प्लॉय डिटेल किसी और व्यू पर भी दिखानी है सेम टाइप से, तो सिंपली हमने क्या किया कि पार्सल व्यू क्रिएट कर दिया। ठीक? एक और तरीका होता है करने का, जानते हैं, ठीक है, देखिए, हमने भी क्या किया, डिटेल क्रिएट किया, हमने इसका नाम रखा डिटेल। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया ना, तो हमने कोई यहाँ नाम नहीं दिया, व्यू का नाम हमने नहीं दिया। ये क्या कर रहा है, जिस नाम से हमने आई एक्शन रिजल्ट बना रखा था, या जिस नाम से हमारा एक्शन रिजल्ट था, है ना, उसी नाम से इसने क्या किया, क्रिएट कर दिया डिटेल्स। देखिए यहाँ पर लिखा ना डिटेल, हमने जो जो उनका डिफॉल्ट टेम्पलेट है कौन सा है, क्रिएट वाला है, हमने उनका यूज कर लिया। हमने मॉडल यूज कर लिया कौन सा, कि जो भी मेरे पास अभी मेरे पास केवल एक ही मॉडल है एम्प्लॉय का। देखिए, जब भी कोई सिंपल प्रोग्राम ऐसे बन जाता है, बट जब भी कभी आप कोडिंग करनी होगी हमें ना, हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा उसका।
कि जब कभी भी हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं इंसर्ट का, तो हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीपल मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत करता है। या तो हमें कोई ऐसा मॉडल यूज करें हम जो कि मास्टर मॉडल हो, जिसको अपने अपने अकॉर्डिंग हम जो उसको कॉन्फ़िगर करते रहें। अभी देखिए ध्यान से क्या करेगा कि ये डिटेल वाले के लिए पूरा क्रिएट कर देगा। हाँ, एक होता है लेआउट होता है आपका। लेआउट में क्या होता है, सपोज करिए कि मुझे हेडर रखना है, फुटर रखना है या मेनू बार रखना है। अगर तो हम क्या करते हैं कि हेडर फुटर और मेनू बार की कोडिंग जो है क्या रख देते हैं लेआउट के अंदर, ठीक है। और उस लेआउट का रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं उस वाले व्यू पर, जिसका हमें जो हम बना रहे होते हैं ये काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हेडर फुटर और मेनू बार जो आपका हो गया, एक कॉमन हो जाता है सबके लिए। ये अभी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने ऐड कर दिया। इसका फोल्डिंग होती है कि क्या करता है कि ये उन सब के लिए जो है ना, जितने भी डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना, उन सबको क्या करेगा कि उसके हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बना देगा अपने लिए, इसे फोल्डिंग का यूज करके। इनका कुछ इंटरनल प्रोसेस होता है इनका। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये सब। देख रहे हैं क्या किया इसने? इसने जो है आपके लिए पूरा पूरा टेम्पलेट बना कर दे दिया। ठीक है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस सब कुछ है इसके अंदर, बट ये इन्हीं के अकॉर्डिंग है। फिर हमें अगर बनाना होगा तो अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपनी अपनी बूट स्ट्रैप यूज करेंगे, अपनी यूज करेंगे, अपने अपना अपना हम एचटीएमएल यूज करेंगे उसके लिए। ठीक। देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसे ध्यान दीजिएगा इसके अंदर कि कहा क्या लिखा है, एस टी फॉर लिखा है ना, एस टी फॉर, एस टी वैलिडेशन फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा आपका, एस टी एक्शन लिखा हुआ है, दिख रहा है। ये सब इसने प्री डिफाइन बना रखा है इसने। कभी भी हम यूज करते हैं, सपोज करिए मुझे अपना कंट्रोल यूज करना है, अगर मुझे अपने कंट्रोलर पर अपनी वैल्यू को हिट करवाना है, अगर क्या लिखते हैं, एस टी लिखते हैं कंट्रोलर। अगर मुझे एस टी कंट्रोल के अंदर मेरे पास जो मेरा एक्शन है उसका नाम क्या है, डिटेल्स। अगर मुझे वहां पर जाना होगा, अगर तो क्या लिखते हैं, एस टी एक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा एचटीएमएल फॉर में क्या होता है कि लेवल फॉर लिखा होता है ना, लेवल फॉर मतलब कोई नाम देने के लिए, फर्स्ट नेम के लिए आपका ये वाला कॉलम है, सेकंड नेम के लिए आपका ये वाला कॉलम है, ऐसे। यहाँ क्या लिखा होता है, एएसटी फॉर लिखा होता है। बस सिंपल मान लीजिए कि एएसटी कीवर्ड ऐड हो जाता है सबके लिए। ठीक है? वही वही सब है यहाँ पर। हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई वैलिडेशन लगा रखी होती है अगर ईमेल के लिए या फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए, एक हमारा होता है डेटा एनोटेशन होता है। डेटा एनोटेशन होता है, उनका यूज करके हम क्या करते हैं, वैलिडेशन लगा देते हैं सबके लिए ना। तो ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट बन रहा होता है, जो हम डिस्कस करेंगे कल बैठ के आराम से, ईच एवरीथिंग, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ता है। बट अभी के लिए क्या किया हमने, बाय यूजिंग इसकी फोल्डिंग हमने क्रिएट कर दिया पूरा टेम्पलेट आपका है। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट ये भी क्रिएट कर दिया, वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल करके। इसके अंदर कुछ है नहीं इसके अंदर। सिंपल मान लीजिए कि कुछ स्क्रिप्ट है जो कि इसमें मतलब का होता है कि जेएस की फाइल वगैरह है ना, उनको उन्होंने यूज कर रखा है, वैलिडेशन यूज कर रखा है। उसके लिए क्या किया, उसको रेंडर कर लिया उसी को। एक का मेथड होता है इसमें रेंडर पार्सल ऐसे करके, ये दो तीन मेथड होते हैं, इसमें रेंडर होता है, इसमें पार्सल रेंडर होता है। या सिंपल हम पार्सल का भी यूज करवा सकते हैं इसके लिए। कई तरीके होते हैं करने के, बट इसमें क्या होगा दिखाऊंगा आपको अगर। तो ये बना हुआ ना वैलिडेशन इसके पार्शियल, एक पार्शियल का सिंपल मान लीजिए कि स्ट्रिप्ट लिस्ट में पार्शियल कर रखा है। मैं जहां जहां भी इस वाले को दे दूंगा, वहां पर इनकी जो लाइब्रेरी होगी, मतलब कि जेएस की जो लाइब्रेरी होती है ना, जो भी डाल रखा होगा उन्होंने, आपको पास एक्सेस हो जाएगा उसका। देखिए कहाँ दिखाई देगा आपको, नहीं जो आपको शेयर लिखा ना, शेयर फोल्डर, ये वाला फोल्डर जितने भी आपकी पार्सल वाली क्लास होती है, सब इनके अंदर होती है, या जो भी आपकी पार्सल वाली जो भी आपको होगा, सब इनके अंदर होगा। देखिए ये डिफॉल्ट लेआउट यूज करते हैं अपना, जो भी उन्होंने बना कर दिया था डिफॉल्ट लेआउट। ये देखिए आपका यहाँ पे आ गया ना ये वाला, इसको ओपन करता हूँ करना, सिंपल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी हमारे पास लाइब्रेरी होती है, वैलिडेशन की लाइब्रेरी होती है, जो इन्होंने खुद बना कर दिया है, जो सब यहाँ पर रखी हुई है। पर कोई नहीं, जैसे हम यहाँ डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसको अलग कर देंगे ऊपर। अब देखिए, अब मुझे करना क्या होगा कि बाय यूजिंग पोस्ट मेथड, ये अगर मैं कुछ भी एंट्री करूंगा या इसे हिट करूंगा, तो चूंकि यहाँ देखो आप, देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये देखो आप ऊपर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय टेबल।
है ये हमारी मॉडल बाइंडिंग हो गई यहाँ पर, डिफॉल्ट मॉडल बाइंडिंग बन गई हमारी फिर हमने कि इम्प्लॉय वाले टेबल के थ्रू, इस इम्प्लॉय वाले टेबल में आपका फर्स्ट नेम था, इसी इम्प्लॉय वाले टेबल में आपका क्या है, लास्ट नेम था आपका, है ना, और इसी इम्प्लॉय वाले टेबल में क्या आपका है, ईमेल एड्रेस सब पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इस पूरे फॉर्म को फिल करके सबमिट करूंगा, इनकी सारी की सारी वैल्यू हमारे कहाँ पे पहुंचेगी, हमारे कंट्रोल तक पहुंचेगी। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा मेथड उसका। देखिए मैं लिखता हूँ पहले मेथड, फिर बताता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो इम्प्लॉय वाली क्लास है ना, फिर उसको आप कर लीजिए इनहेरिट करिए, मतलब सिंपल आप उनके जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा फिर आप पहले पास कर लीजिए यहाँ पर, मतलब इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ मैं। कोई भी एक नाम यहाँ दे दीजिए आप। मैंने बोल दिया इम्प्लॉय करके, इसे एमटी बोल दिया इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेव कर लीजिए आप। अब क्या होगा कि इस डिटेल वाली मेथड के अंदर इस एमपीएल के ऑब्जेक्ट में वो सारी सारी चीजें आपकी दिखेंगी आपको, जो भी आप वहां से एंट्री करोगे वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। पर्यावरण को करिए, कर लिया, और हमें इसे कॉपी करना होगा डिटेल के लिए, बिल्डिंग में ये वहां से कॉपी कर लिया आपने। देखिए हमारा डिफॉल्ट कौन था, बिलिंग वाला था। ठीक है, क्या करिए आप सिंपल है कि आप बिलिंग ना, हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर था, हमारा बिलिंग अंदर कौन सा था आपका, ये आपका था सिंपल, ले लेते हैं कंट्रोलर का नाम, लिखते हैं उसका एक्शन करना है, और हम चेक कर लेते हैं हमारे कंट्रोल नाम ने सही लिखा है, गलत लिखा है। बिलिंग सिंपल पूरा कंट्रोलर में कॉपी करिएगा, ओनली बिलिंग, क्योंकि कंट्रोलर का नाम बिलिंग है, ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से। और इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, कर दिया हमने। ठीक है, क्या करेंगे आप, ठीक है, अभी हमने क्या किया, जब जब मैं इसको हिट करूंगा ना, तो हमारा जो व्यू पेज होगा वो वाला हिट होगा, लेकिन व्यू पेज कैसे हिट होगा, एच पी गेट्स होता है व्यू पेज आपका। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को हटा करके सिंपल कॉपी करके एक और करूंगा क्रिएट, ऐसा होगा गेट टाइप का होगा। ठीक है, गेट टाइप का कर दिया हमने, और इनको हटा दीजिए आप यहाँ से। व्यू पेज पहले 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 सिंपल आपको जब व्यू पेज होगा सिंपल आपको पूरा फॉर्म दिखाई देगा। उसके बाद जो की वैल्यू हिट करेंगे आप, इंटर करेंगे, तब इसके नीचे वाले मेथड को कॉल करेगा, इनको कॉल करेगा। ये पैरामीटराइज टाइप किया ना, तो पैरामीटराइज में वैल्यू आपको यही दिखा है। क्या क्या करिए आप, एचटीटीपी गेट करवा दीजिए, एचटीटीपी गेट। ठीक है, ये देखिए अब सिंपल समझिए कि आप यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हो, आपने एक ही नाम के दो मेथड क्रिएट कर रखे हैं, डिटेल्स डिटेल्स, और दोनों में फर्क क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर का। एक काम करिए पहले इसको आप इस बार इनको क्या करिए, बिल्ड सिंपली स्टार्ट कर लीजिए। अब देखिए जैसे मैं हिट करूंगा ना वहाँ से, तो पहले आपका रेंडर क्या होगा, व्यू पे जो आपका होगा रेंडर होगा, तो आपसे वैल्यू मांगेगा फिल करने के लिए, जब पूरी वैल्यू फिल कर देंगे आप, तो आपका पोस्ट वाला मेथड जो आपका है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, सिंपल कॉपी की तरह पेस्ट कर लीजिए, सॉरी क्या पेस्ट हो गया, इसको लिखना पड़ेगा बिल्डिंग, डी आई डबल आई एन डी, बिल्डिंग, अंदर क्या था डिटेल, डिटेल्स, एक बार हिट करते हैं हम चेक कर लेंगे, डिटेल। सर बिलिंग में टी है सर। अच्छा basically, ये हट गया आपको, हमने जैसे इसको हिट किया, दिख रहे हैं आपको क्या, जो आपका गेट मेथड है सबसे पहले वहां पहुंचे, क्योंकि व्यू पेज पहले ओपन करना है ना, तो पहले व्यू पेज का ओपन हो जाएगा, और पूरा फॉर्म दिखाई देगा हमें। ठीक, ये देखिए दिख रहा है, आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ फिल कर दिया। अब जैसे कि इसके अंदर आप कुछ फिल करेंगे, हमारे अंदर नहीं लग दिया, यहाँ पर एक नाम देता हूँ मैं, और ये कर दिया, ठीक है? नाम दे दिया हमने, टेस्टिंग बोल दिया हमसे यहाँ पर। ठीक है, रेडी डाल दिया यहाँ पर, राजू टेस्टिंग, टाइटल डाल दिया। टेस्टिंग का यूज करते हैं वैसे योग मेल होता है, जहाँ में मेल वाला दिख जाता है, लॉग इन करना करना पड़ता है।
टेस्टिंग@wipro.com की मेल लगी जाएगा नहीं एंट्री के लिए मैंने, ठीक है, एड्रेस दे दिया नोएडा का। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा तो पोस्ट मेथड के थ्रू ये पूरा फॉर्म आपके जो डिटेल्स वाला पोस्ट मेथड है उसको हिट करेगा। गया तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट टेबल में जो कुछ भी आपने एंट्री किया था, नोएडा, राजू टेस्टिंग, राजू है ना टेस्टिंग, ये सब कुछ आपको दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस और दिख रही है इस तरीके से। अब क्या करेंगे आप उनको अपलोड करना है, एंट्री करना है इनकी। अगर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, डीबी कॉम्प्लेक्स यूज करिए, एम्प्लॉयमेंट टेबल एंट्री करवा दीजिए और क्या ऐड कर दीजिए, और यहाँ से मैंने बंद कर दीजिए, यहाँ पे तक खोल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने डीबी कॉन्टेस्ट डॉट एम्प्लॉय वाले टेबल ऑब्जेक्ट एम्प्लॉइज डॉट कर दिया आपने ऐड, देखिए ठीक है, आपका क्या हो गया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपका काम चला गया। क्या करेंगे इनको सेव करते हैं कैसे, देखिए जो मैं कोडिंग यहाँ लिख रहा हूँ, कोडिंग को मैं यहाँ नहीं लिखते हैं कभी भी, हाँ। आपको क्या था डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से डीबी कॉन्टेक्स्ट और यहाँ से कहते हैं डॉट सेव चेंजेस, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब क्या हुआ कि जैसे आप एंट्री करोगे आप आपकी डेटा उसमें एंट्री हो जाएगी। कहने मतलब यही है कि एक आपका होता है ऐड, एक होता है ऐड रेंज करके होता है। अगर मल्टीपल फाइल्स आ रही है या बहुत लंबी चौड़ी फाइल आ रही है तो आप इसे यूज करिएगा ऐड रेंज यूज करिएगा उसके लिए। अगर कोई सिंपल वैल्यू इंसर्ट करवा रहा होगा तो ऐड करवा दीजिएगा, ठीक है। वो आपका रेंज में ऐड करता है, सिंपल की एक पूरे करेक्टर लग जाता है, वो लिस्ट लेके जाता है ऐड करने के लिए, ये वन बाई वन जाता होगा आपका ऐड वाला। तो वही काम ये भी करता है, ऐड ही करता है, यानी कि यही टेबल जाएगा तो एडी ऐड ही करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट टेबल में, ऐड हो जाएगा आपका। एक क्वेरी है इसको देख सकते हो कॉपी से, मैंने क्या किया इसको स्टार्ट कर दिया, देखिए वही काम करना पड़ेगा हमें, बिलिंग, ठीक है, डिटेल, फिर आपका व्यू पेज ओपन होगा, योर टू पेज, फिर आपने लिखा राजू, फिर आपका हो गया टेस्टिंग, ईमेल में लिख दिया हमने टेस्टिंग, फिर कर दिया एड्रेस नोएडा, फिर क्या कर दिया क्रिएट, फिर यहाँ पर हमने लिखते कर दिया, आपके पास एंट्री होगी, फिर आपने किसी व्यू पेज पे आप आ गए वापस, ठीक है। देखिए आप सिंपली यहाँ पे आ गए। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो क्या करते हैं कि इसको क्लीन कर देते हैं, किसी और पेज पर हम चले जाते हैं और सिंपल एक मैसेज दिखा देते हैं कि इंटरफेस सक्सेसफुली दिखा देते हैं। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या डेटाबेस में एंट्री हुई है नहीं हुई, क्या लिखा हमने सेलेक्ट एंट्री फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया हमने, ठीक है। देखिए आपकी एंट्री यहाँ से हो चुकी है, मतलब कि हमारी कनेक्टिविटी जो है, हमारा जो क्रूड ऑपरेशन है वो सही से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो गेट कर दिया आपने, सिंपली पोस्ट करवा दीजिएगा। सिंपल जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं आप उसको सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं जैसे करके। जैसे हमने यहाँ पर एक इंसर्ट का किया था, हमने एक टेम्पलेट बनाया था इंसर्ट वाले का, ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट का टेम्पलेट क्रिएट किया था ऐसे ही आपका क्रिएट का एडिट का सिंपली टेम्पलेट क्रिएट करके आप बना सकते हो बाय डिफॉल्ट। और लॉजिक आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे आपने ऐड किया ना, सिंपली आप क्या करोगे अपडेट कर दोगे आप, है ना, ये भी कॉन्टेक्ट और एम्प्लॉय डॉट अपडेट क्या कर दोगे आप, अगर फाइंड कर दोगे तो सिंपली गेट गेट करवा देगा वो। जैसे मान लीजिए कि अगर फाइंड करता हूँ मैं, है ना, मुझे आईडी पता होनी चाहिए उसकी, समझे आप, या एक होती है क्वेरी कंडीशन लगा के यूज करते हैं, हम बताएंगे कल आपको क्या ज़्यादा अभी सभी को प्रैक्टिस इनको की करिए प्रैक्टिस। और एक बार जो है ना, जो मैंने बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पढ़िएगा इसके बारे में, लेकिन कल इसका यूज करने वाला है। कल जो है हम आपको दिखाएंगे कैसे हम कोई आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट करते हैं पूरा, कैसे उसका रेफरेंस देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, तो करिएगा ठीक ठाक से समझिएगा। जो भी कोड हम लोग यहाँ कर रहे हैं इस कोड को यहाँ लिख करके हम वहाँ लिखेंगे कोड, और एक पूरे ब्लॉक लिखेंगे कोड अपना कि कैसे कैसे कोड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कल हम एक लेआउट भी क्रिएट कर लेंगे, लेआउट भी करेंगे क्रिएट। दो काम करना है कल, लेआउट क्रिएट करना है, उसके बाद हमने क्लीन आर्किटेक्चर को क्रिएट करना है, ठीक है। और कैसे कैसे हम सर्विस क्रिएट करते हैं ये आप देखिएगा इसके बारे में। और थोड़ा सा डिपेंडेंसी
इंजेक्शन के बारे में पढ़िएगा। हाँ तो जो मैंने ट्रांजिएंट, स्कोप और सिग्नल बताया हमने आपको, पूरा पढ़िएगा थोड़ा सा उसके बारे में, ठीक है? इतना पढ़िएगा। तो कल क्लास लेते हैं अगर हम, तो कल क्लास लेते हैं, कल कल मॉर्निंग में 7:25 पे आप दोनों लेंगे।